Anyone wanna share their expectations? What do if enrolled people, especially those who enroll, what are their expectations from the course? Then I'll share what should be the strategy for the mains, what should be your mindset for the mains examination, and how we will proceed in these courses, SIP and for laws. How it is different than SIP if as you took for main student, I have not enrolled yet. Last year's Nandini, you're asking from the last year's difference, na? I'll tell. I have added two special features. Last year it was specially meant for the main student, na? So I skipped some part. For example, I did not include the news integration part. At that time, the time was very less. I just told you that these things are to be done, but how exactly those things are to be done, those on that part, I trimmed down a little bit. तो स्टार्ट ही करते हैं, है ना? So guys, this is about us. We This is Nikhil. This is me. We have been three UPSC interviewed candidates. So let's understand what are the issues with the preparation, है ना? First of all, जो जब मैं तैयारी करता था कि है ना, when I was preparing and when I was seeing that whenever I wrote the exam, I always cleared the mains examination. But my friends who were writing it, but they were not clearing it, है ना? So fundamental difference I observed between me and those were overeating, है ना? For example, if you have to prepare economy, तो इकोनॉमी में तैयार करना है, तो अब इकोनॉमी में इफ यू लुक एट जनरली पीपल हाउ डू दे स्टार्ट प्रीलिम्स का जो पढ़ते हैं, वो जो भी मटेरियल पढ़ते हो आप, है ना? उसके बाद मेंस के लिए दे थिंक दैट मेंस के लिए जो अलग पढ़ना है, पढ़ना भी होता है, तो वो क्या करते हैं मेंस के लिए? अब पीवाईक्यूज उन्होंने कभी देखे ही नहीं, एनालिसिस कभी किया ही नहीं कि पीवाईक्यूज में कितने क्वेश्चन आते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं, किस एरिया से आते हैं, है ना? वो रैंडमली मेंस 365 इज अ कॉमन रिसोर्स जो सब यूज करते हैं करंट अफेयर्स के लिए, उसको उठाएंगे और उसको लाइन बाय लाइन पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। जैसे इफ यू ऑब्जर्व मॉनेटरी पॉलिसी, शुरू में जो मॉनेटरी पॉलिसी एनपीए सेगमेंट है ना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो सब जो भी शुरू में दिया हुआ है, वो बहुत रेयरली पूछता है वो, है ना? अगर वो पूछता है तो एक फिजिकल पॉलिसी से पूछता है, ठीक है, या फिर एक इंफ्रास्ट्रक्चर से पूछता है। इंक्लूसिव ग्रोथ हर साल पूछता है, मतलब हर साल विदाउट फेल इंक्लूसिव ग्रोथ का एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। एग्रीकल्चर के 4 क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन बाकी इकोनॉमी से आते हैं, ठीक है, 8 क्वेश्चन टोटल होते हैं। तो उस एग्रीकल्चर में भी कहाँ से आते हैं? हर एक मतलब 1 साल का गैप देने के बाद लैंड रिफॉर्म से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर एक क्रॉप प्रोडक्टिविटी पे क्वेश्चन आता है कि भाई राइस वीट सिस्टम है, ठीक है, उसको कैसे रिप्लेस करना है, या फिर आप कैसे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद एक इरिगेशन पे आ जाता है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम पे आता है। तो मेरा पॉइंट ये है कि उन्होंने कभी पीवाईक्यूज देखे ही नहीं, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं वो चीजें वो पढ़ते ही नहीं। वो 365 खोलेंगे, वहां पे जो ऑर्डर में दिया हुआ है, अब ऑर्डर में देखोगे ना, उसमें बेयरली मान लो 150 पेज की वो किताब होती है, उस 150 की किताब में बेयरली 20 पेज काम के होते हैं, ठीक है। और वो भी 20 पेज जब काम के होते हैं, उसमें से भी बहुत सेलेक्टिवली, मतलब जब मैं पर्सनली पढ़ता था, मैं पॉलिटी 365 पढ़ी थी अपने टाइम पे, इकोनॉमी वाली तो कभी नहीं पढ़ी। पॉलिटी वाली भी अगर मैं पढ़ता तो 1 घंटे में उसको स्कैन करके साइड में रख देता था, ठीक है। तो दिस वाज द क्लैरिटी कि क्या, मतलब जो मैं फोमो बोल रहा हूँ, एक तो फोमो था मुझे, ताकि मेरे को इस चीज का डर था ही नहीं कि मैं कुछ मिस कर दूंगा। मुझे पता है एग्जैक्टली, मैंने पीवाईक्यूज देख रखे हैं, सिलेबस देख रखे हैं, मुझे पता है क्या आता है क्या नहीं आता है। मेरा बेसिक प्रेमाइस था परेटो ऑप्टिमाइजेशन की, जो चीज काम की है, ठीक है, जो चीज काम की है उसी को पढ़ना है, बाकी चीजें नहीं देखनी। मतलब बाकी चीजें देख सकते हैं, लेकिन वो टाइम मिलेगा तो देखेंगे ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो इकोनॉमी में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कुछ एग्रीकल्चर के 4 क्वेश्चन आते हैं, उसमें फिक्स है कि ये वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इंक्लूसिव ग्रोथ का हर साल एक फिक्स है, तो मैं पहले इंक्लूसिव ग्रोथ को तैयार करूंगा रादर देन प्रिपेयरिंग द मॉनेटरी पॉलिसी, रादर देन प्रिपेयरिंग द नॉन परफॉर्मिंग एसेट पार्ट, है ना। तो ऐसे करके मेरे को बिल्कुल क्लैरिटी थी, फोमो का डर था नहीं, और क्लैरिटी मेरे को बिल्कुल थी कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो फोमो वाला तो ओवर ईटिंग में नहीं करता था, मतलब जितना खाना है, जितना मेरे को खाना चाहिए मेरे एग्जाम के हिसाब से, मेरी बॉडी के हिसाब से, मैं उतना ही खाता था। और उसके बाद फिर एग्जैक्टली कि जो भी मैंने पढ़ा है उसको सही टाइम पे प्लेस करना। अगर जनरली ओवर ईटिंग, आप नॉर्मल डेली लाइफ से एनालॉजी लगाओ, अगर आप ओवर ईटिंग करते हो तो क्या होता है? या तो इंडाइजेशन हो जाता है, आपका जो डाइजेशन प्रोसेस ही कंप्लीट नहीं होता, मेटाबॉलिज्म कंप्लीट नहीं होता। अगर वो हो भी गया, ठीक है, तो डायरिया हो जाता है आपको, ठीक है। तो यही 2 प्रॉब्लम होती है अगर आप ओवर ईटिंग करते हो। मतलब आपने पढ़ तो लिया इकोनॉमी वगैरह को, अब आपने उसका इतना सारा मटेरियल पढ़ लिया उसका, उसके अंदर आपको अब जब मौका आएगा ना, इंक्लूसिव ग्रोथ का क्वेश्चन आएगा, या फिर जब क्वेश्चन आएगा भी फिजिकल पॉलिसी पे क्वेश्चन आ रहा है, बजटिंग पे क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको ये पता ही नहीं होगा
कि उसको यूज कहाँ करना है। आप डायरिया की तरह सारा इन्फॉर्मेशन एकदम आंसर में डंप कर दोगे, ठीक है, तो दैट कम्स अंडर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन पार्ट, ठीक है, वो फॉर्मुला का पार्ट है। फिर उसके बाद इंडाइजेशन, कि अब इंडाइजेशन का मतलब है कि आपको पता ही नहीं चल रहा, क्वेश्चन आ गया और आपको पता ही नहीं चला, जो आपने कंटेंट पढ़ा था उसको यूज भी करना है, ठीक है, वो आपका कंटेंट पढ़ेगा पढ़ा रह गया। तो दो प्रॉब्लम ये होती है, ठीक है, जो मैंने ऑब्जर्व किया था। फिर उसके बाद एक प्रॉब्लम न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर का बहुत ज्यादा हुआ होता है, ठीक है, मतलब पर्सनली मैंने तो न्यूज़पेपर पढ़ा है तो प्रीलिम्स के बाद और मेंस के बीच में पढ़ा है, ठीक है, उसमें भी 15 मिनट तक पढ़ता था मैं, एक आधी हेडलाइन निकालनी है, वो मैं आपको नाइस वाला जो हमारा फीचर है ना, यू मस्ट हैव सीन द वो, आई विल शो यू, जो ये नाइस है, ये न्यूज एनरिचमेंट, ठीक है, तो इसमें इस वाले पार्ट में आपको बताऊंगा कि न्यूज को एनरिचमेंट कैसे करना है। जो मैं आपको बता रहा था कि पॉलिटी की किताब 365 वाली किताब को 1 घंटे में मैं कैसे स्कैन करके साइड में कर देता था, ठीक है, तो न्यूज़पेपर से पढ़ना होता है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें से बेयरली 5% 10% चीजें काम की होती हैं, उसके अलावा फालतू चीजें होती हैं। फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल वर्सेस वर्टिकल ड्रिलिंग। अब मान लो लेट्स से आई वोंट नेम द टीचर, है ना, ही इज गिविंग 300 पेजेस नोट्स ऑन इंटरनल सिक्योरिटी। आप बताओ कोई सेंस है? नक्सलिज्म पे भी 25-20 पेज के नोट दे रखे हैं, कोई सेंस है उस चीज का? एक क्वेश्चन आता है, उसका आता है, हर साल आता है, एक साल या ऑल्टरनेट छोड़ के 2 साल के बाद एक क्वेश्चन आता ही आता है, जैसे इस साल ड्यू था तो आ गया इस साल। अब उसके अंदर कितना डेप्थ में पढ़ना है? नक्सलिज्म पढ़ना तो है, लेकिन नक्सलिज्म में क्या चीज पढ़नी है, क्या चीज नहीं पढ़नी। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग मतलब, हॉरिजॉन्टल मतलब एक है कि आप काम की चीजें ड्रिलिंग कर रहे हो, कि उस टॉपिक में डिफरेंट कंटूर्स हैं जो आपके, डिफरेंट कंटूर्स आपने तैयार कर लिए। एक है कि वर्टिकल ड्रिलिंग, कि आपने कोई टॉपिक पकड़ा और उसकी बिल्कुल डेप्थ में ही घुस गए आप, जैसे ऑप्शनल और जीएस के बीच में डिफरेंस ही करना भूल जाते हैं। ऑप्शनल में क्या होता है, यू हैव टू समटाइम्स वर्टिकली ड्रिल, समटाइम्स क्या, मोस्टली यू हैव टू ड्रिल वर्टिकली, मतलब यू हैव टू गो डीप इनटू द टॉपिक, यू हैव टू गो डीप इनटू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। बट इन जीएस में ऐसा नहीं होता। नक्सलिज्म का क्वेश्चन आता है तो उसमें 15 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, मोस्टली 4 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, और स्टैंडर्ड पार्ट है कि मेजर्स क्या लिए गए, मेजर्स जो लिए उसमें फेलियर क्या था, आगे क्या नया कर सकते हो, ठीक है, कोई जो हमारा लेटेस्ट हमारा अप्रोच है, जैसे अभी बोला 2026 तक खत्म कर देंगे, पहले जो है मनमोहन सिंह सर ने बोला था कि 1/3 डिस्ट्रिक्ट है, धीरे धीरे वो कम होता चला जा रहा है, वो 80 डिस्ट्रिक्ट पे आया, फिर 40 डिस्ट्रिक्ट पे आया, अब जो है हम बोल रहे हैं कि उसको खत्म ही कर देंगे 26 तक। तो ये डाटा वगैरह हो गया आपका, ठीक है, तो आपने जो पढ़ा है कि पहली बात तो जो पढ़ना है वो काम का पढ़ना है, और जो पढ़ा है उसको यूज करना है, ठीक है, ये नहीं कि इंडाइजेशन कर दिया कि पता ही नहीं कहाँ यूज करना है, और ये भी नहीं कि डायरिया कर दिया कि जहां दिखा टॉपिक दिखा नहीं, मान लो न्यूक्लियर एनर्जी का इस बार क्वेश्चन आया था, न्यूक्लियर एनर्जी का क्वेश्चन दिखा नहीं और जो याद किया तो सब डब कर दिया, ऐसा नहीं, वो डिमांड है, ठीक है। फिर उसके बाद ब्लैंकेट अप्रोच क्या है कि जनरली लोग क्या करते हैं, एथिक्स जो जीएस 1 2 3 के अंदर अप्रोच होती है आंसर राइटिंग की, सेम अप्रोच को एथिक्स के अंदर लगाते हैं, ठीक है। एक सेकंड, लेट मी सी कि सब कुछ सही काम कर रहा है ना, मेरी आवाज वगैरह सब आ रहा है ना? अगर किसी को बोलना होगा ना, दे कैन रेज द Yes, हैंड, sir. Your है ना? screen and voice is properly audible and visible. गुड गुड। तो इसमें क्या है कि अब ब्लैंकेट अप्रोच क्या है? ब्लैंकेट अप्रोच का मतलब है कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है, मेरे जैसे एथिक्स में फर्स्ट टाइम 92 मार्क्स आया था जब मैंने मेंस लिखा था, उसके बाद मेरा सडनली 122 आया था, 114 आया था, और फिर उसके बाद 119 आया था। तो वो जो फंडामेंटल डिफरेंस था ना, वो यही था कि मैं जीएस 1 2 3 की तरह आंसर लिखने बंद कर दिए थे एथिक्स के मैंने। मुझे समझ आ गया था एथिक्स इज अ डिफरेंट पेपर, उसके अंदर डिफरेंट तरीके से आंसर लिखना है, ठीक है। सिमिलरली एसे इज अ डिफरेंट पेपर, उसमें अलग तरीके से आंसर लिखना है। उसी तरह सोसाइटी का आंसर अलग तरीके से लिखा जाएगा, सोशल जस्टिस का आंसर अलग तरीके से लिखा जाएगा। मतलब अगर ट्रांसजेंडर का क्वेश्चन आ रहा है, वो जीएस 1 में भी आ सकता है, जीएस 2 में भी आ सकता है, लेकिन जब दोनों पेपरों में आएगा तो डिफरेंस होगा आंसर लिखने में, ठीक है। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे वो क्वेश्चन पूछा गया है या कहाँ पे किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। एथिक्स में जनरली जब मेरा 119 मार्क्स आया था बहुत ज्यादा पेपर छोड़ने के बाद भी, तो मेरा पर्सनल बेंट हो गया था कि वी हैव टू राइट डिस्क्रिप्टिव, वी हैव टू एक्सप्लेन अ लिटिल मोर देन अदर्स, तभी आपका पॉइंट को एक्सप्लेन होता है। वो थोड़ा ऐसे वाला अप्रोच होता है, डिस्क्रिप्टिव अप्रोच होता है, ठीक है। फिर उसका नेविगेशन वर्सेस शोइंग, मतलब अभी देखो शोइंग मतलब ये तो सबको पता है कि पीवाई क्यूज करना है। अब तो जैसे हमने इस साल बोला भी था कि 2025 में मेन से जस्ट पहले भी ब्रॉट आउट द प्रोबेबल लिस्ट, है ना, क्वेश्चंस की। तो अदर कोचिंग्स वर डूइंग ऑन इट ऑन द बेसिस ऑफ करंट अफेयर्स एंड न्यूज, ठीक है। वी वर श्योर कि इतने सालों का एक्सपीरियंस है हमारा, तो हमें पता था कि पीवाई क्यू से जनरली आता है, तो हमने वो निकाला और वो काम भी किया। तो अब एग्जैक्टली ये तो सबको पता चल गया है कि पीवाई क्यू से ही पढ़ना होता है, लेकिन अब पीवाई क्यू से पढ़ना है तो पीवाई क्यू से कैसे पढ़ना है, ठीक है। अब जैसे मैं अभी आपको अभी 29 तारीख को हिस्ट्री का सेशन है ना, 29 30 31 3-4 दिन लगातार सेशन है हिस्ट्री के, है ना, शेड्यूल के हिसाब से। तो अभी मैं होमवर्क देके जाऊंगा आप लोगों को कि हिस्ट्री वगैरह आप पीवाई क्यूज वगैरह देख लो और अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाओ कि क्या पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। फिर उसके बाद निखिल विल कम एंड निखिल विल टेल यू कि एग्जैक्टली हिस्ट्री में क्या पढ़ना है और कैसे नहीं पढ़ना, ठीक है। तो आपको यही डिफरेंस है। अब आपको पता तो है पीवाई क्यूज पढ़ने हैं, ठीक है, लेकिन अब उसको एग्जैक्टली कैसे पढ़ना है, जैसे हम कैसे पढ़ते थे, निखिल विल टेल, आई विल टेल कि हम एग्जैक्टली कैसे पढ़ते थे, ठीक है। तो ये हो गया नेविगेशन, मतलब एग्जैक्टली ये भाई नेविगेशन, आपको मैं नेविगेट कर रहा हूँ हाथ पकड़ के, ठीक है। यही डिफरेंस होता है कि
भाई दुर्योधन ने जब नारायणी सेना को पकड़ा था, नारायणी सेना को मैं हमेशा बोलता हूँ इट इज अ मॉक टेस्ट, ठीक है। और जो अर्जुन था, अर्जुन वाज वाइज इनफ, उसे पता था कि किसका हाथ पकड़ना है, ठीक है। तो उसने पीवाईक्यू का ही हाथ पकड़ा था, लॉर्ड कृष्णा का हाथ पकड़ा था, ठीक है। तो अब एग्जैक्टली हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए? इश्यूज तो आप लोगों को समझ आ गया होगा, और आई होप कि ये इश्यूज आप सब लोगों ने फेस किया होगा, है ना। इस इशू से मोस्टली सब लोगों ने कहीं ना कहीं फेस किया होगा। आप लोगों को लगता भी होगा कि जिनका स्कोर अटका हुआ है 350, 60, 70, 80 पे, है ना, वो वन ऑफ द रीजन रहा होगा इनमें से कोई, पक्का। रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल, ठीक है सत्यपाल। इफ एनीवन वांना शेयर कि ये प्रॉब्लम्स, और कोई प्रॉब्लम अगर किसी को लगता है तो, जो प्रॉब्लम्स मैंने आइडेंटिफाई किए हैं, आर दोस प्रॉब्लम्स राइट और नॉट? You all can speak also, you can write in the chat also. चलो ठीक है, मैं ही बताता हूँ फिर, ठीक है। तो ये इश्यूज हैं। अब उसके बाद जो पर्सनली मेरा माइंडसेट रहता था, ठीक है, तो मैं जब फर्स्ट टाइम मैंने 21 में दिया था मेंस का, है ना, तो उस टाइम पे जब मैंने अटेम्प्ट किया था, तो मेरे पास गिने चुने बहुत सारे दिन थे। मेरे को सीएपीएफ का भी उस टाइम पे फिजिकल देना था, और एचसीएस का भी मेंस आ रखा था, काफ़ी सारा टाइम था, और पता भी नहीं था कैसे मेंस करना है। पहली बार एकदम से आ गया मेंस लिखने को, ठीक है। तो उस टाइम पे मैंने कैसे माइंडसेट बनाया था, मैंने अपने बैचमेट से बात करी थी। ही इज अ सेलेक्टेड, ही इज आईएएस ऑफिसर इन बिहार कैडर, ठीक है। तो उसका भी मैथ्स ऑप्शनल था, मेरा भी था। तो हमने बात करी कि भाई क्या करना है अब, ठीक है। तो उसने मेरे को सीधी बात बोली कि भाई देख, तेरे को पहले तो ये प्लान करना पड़ेगा कि क्या चीज़ करनी है, और जो करनी है वो फिजिबल है या नहीं तेरे लिए। जैसे करना तो बहुत कुछ चाहिए, लाने तो जीएस में 450 चाहिए, और मैथ्स में 300 प्लस लाने चाहिए, क्योंकि मैथ्स ऑप्शनल लिया इसलिए था, है ना। मैथ्स में अगर 300 से कम आ रहे हैं तो फिर आप ऑप्शनल क्यों लिया मैथ्स? तो उसने बोला कि भाई करना तो चाहिए, लेकिन क्या तू ये काम कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर तू अभी पहला मेंस है तेरा, अगर तू 300 के चक्कर में गया ना मैथ्स में, मैं 100% लिख के दे रहा हूँ, तेरे 300 भी नहीं आएंगे जीएस के अंदर, ठीक है। मैथ्स में तो तेरे वैसे ही नहीं आ रहे 300, तेरे जीएस में भी 300 नहीं आएंगे। तो उसने मेरे को बोला था कि पहला अटेम्प्ट है, यू हैव टू बैलेंस आउट जीएस एंड मैथ्स। जीएस को सफिशिएंट जितना बेसिक मिनिमम टाइम आपको देना चाहिए वो आपको देना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज उसने बोला कि जो करंट अफेयर्स का जो जो मैं आपको बोल रहा था ना यहाँ पे प्रॉब्लम न्यूज़पेपर वाला, कि करंट अफेयर्स का एक हुआ है, ठीक है। तो वो करंट अफेयर्स के हुए के चक्कर में मत फंसियो, उसको स्मार्टली एक लास्ट में बस एक बार जो भी तूने पीवाईक्यूज को देख के नोट्स बना लिए, लेट से एंटी डिफेक्शन लॉ तुम्हें पढ़ना है, ऑफिस ऑफ गवर्नर पढ़ना है, तुमने ऑफिस ऑफ गवर्नर पीवाईक्यूज को देख के तैयार कर लिया। कैसे तैयार करना है मैं अभी बताता हूँ, जैसे ये आएगा ना नीचे टॉपिक आइडेंटिफिकेशन और ये सब, तो ये अभी बताते हैं, ठीक है। तो वो कैसे करना है वो पता चल गया तुझे, तूने नोट्स बना लिए, मैंने बना लिए नोट्स की पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, वो सब जो भी मेरे को लग रहा था, इलेक्शन रिफॉर्म्स, वो सब बना लिए मैंने नोट्स। अब बनाने के बाद मैंने मैगजीन खोली, मैगजीन में देखा कि क्या चीज़ नहीं है। भाई नई चीज़ क्या थी, वो था जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट वाला जो केस था, ठीक है, वो वाला केस नया है। तो बस उसके अंदर अब मैंने डिसाइड कर लिया, जो न्यूज़ पढ़ी है इसको मैं या तो इंट्रोडक्शन में लिखूंगा या बॉडी में लिखूंगा, और जनरली इंट्रोडक्शन में लिखूंगा क्योंकि वो ज्यादा अच्छा इंप्रेशन देगा कि मैं न्यूज़पेपर भी पढ़ता हूँ, ठीक है। तो फिर उसने बोला कि न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना है, मैगजीन को कैसे पढ़ना है, वो तेरे को ये नहीं है कि उसको तू लेके बैठ गया प्रॉपर, उसको लास्ट में कवर करना होता है, वो भी एकदम ग्लेजिंग नजरों से, ऊपर ऊपर की नजरों से। तो मैंने टारगेट बनाया कि भाई 400 लाने हैं, 400 किसी तरह लाने हैं, ठीक है। तो 400 के लिए मैंने ऑब्जर्व किया कि कैसे कैसे मार्क्स आते हैं। तो उस टाइम पे भी ऐसा ही था, अभी भी ऐसा ही है, ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है कि जीएस2 और जीएस2 और जीएस4 में 120 तक चला जाता है। 120 इज अ फेयर इनफ स्कोर, इतना आ जाएगा अगर आप मेहनत। 140 तक टॉपर का जाता है, ठीक है। हम टॉपर की बात नहीं करेंगे, टॉपर थोड़ा सा वो किस दिन पे भी होता है, लेकिन अगर इफ यू आर गुड एट जीएस2 और जीएस4 ना, तो यू विल गेट 120 मार्क्स। सिमिलरली इन जीएस1 एंड जीएस3 90 95 तक मार्क्स आ जाता है, ठीक है। 2021 में थोड़ा ज्यादा आया था, लेकिन अब जीएस1 में ड्रॉप होने लगा स्कोर, तो इसलिए मैं 95 लिख रहा हूँ, ठीक है। टॉपर का 105 के करीब आएगा, ठीक है। तो अगर मैंने ये टारगेट बनाया कि यार 120 120 95 के करीब टच करना है मेरे को। अब इसको टच करने के लिए क्या है, फंडामेंटल मेरा वही कि क्वेश्चन की डिमांड लिखनी है, ठीक है। क्वेश्चन अगर क्वेश्चन की डिमांड नहीं लिखी तो कोई मतलब ही नहीं है। मैं मान लो लेट से मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि चलो ये बताओ कि आपने कल क्या किया, ठीक है, या फिर आप ये बताओ कि आपकी एकेडमिक लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। अब मैंने क्वेश्चन पूछा है एकेडमिक लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है, और आप लोग बताने शुरू कर दिए कि कल ना मैं अपनी लव लाइफ के बारे में बताने लगे, अपनी जो है घर फैमिली लाइफ के बारे में बताने लगे। मैं वो लोग क्वेश्चन ही नहीं है, मैं आपसे वो पूछ ही नहीं रहा, मैं आपसे सीधा टू द पॉइंट पूछ रहा हूँ कि आपकी एकेडमिक लाइफ कैसी है, ठीक है। एकेडमिक लाइफ ही बतानी है आपको मेरे को। अगर मैं जो पूछ रहा हूँ, अगर वो आपने जवाब नहीं दिया, आपने उल्टा सीधा कुछ भी बोला, तो मेरे लिए वो इररिलेवेंट है, मैंने आपसे वो पूछा ही नहीं। बहुत सारे कंटूर्स हैं, ठीक है। तो उसी तरह
कोई भी एक टॉपिक होता है, जैसे आपको एज किसी भी एक इंसान को पकड़ा मैंने, अब उससे पूछने के बहुत कंटूर्स है। उसी तरह नक्सलिज्म टॉपिक है, नक्सलिज्म पे लिखने को तो बहुत कुछ लिख सकते हो तुम, लेकिन क्वेश्चन क्या मांग रहा है, क्वेश्चन स्पेसिफिकली मांग रहा है कि एकेडमिक लाइफ बताओ उसकी, तो एकेडमिक लाइफ ही लिखनी है, लव लाइफ, फैमिली लाइफ, बाकी चीजें नहीं लिखनी तुमको, ठीक है, कॉलेज लाइफ वो सब नहीं लिखनी, ठीक है। तो ये है कि ये जो मैंने ऑब्जर्व किया था कि दीज आर द स्कोरेबल स्कोर्स, ठीक है, इतना स्कोर आ सकता है। 95 इज नॉट अ बिग डील इन जीएस वन, एंड 120 115 120 इज नॉट अ बिग डील, बहुत इजीली आ जाता है इतना, ठीक है, बस आपको डिमांड विमांड फॉलो करनी होती है। तो उसके बाद अब ये मैंने आपको बता दिया कि पीवाईक्यूज एंड सिलेबस को देख के कि मेरा टारगेट था परेटो ऑप्टिमाइजेशन शुरू से ही, कि कम पढ़ेंगे लेकिन जो भी पढ़ेंगे बहुत इफेक्टिव तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब मैंने देखा पीवाईक्यूज, देखा उसमें से देखा कि ये टॉपिक्स, जैसे इकोनॉमी का मैंने एग्जांपल दिया, इंक्लूसिव ग्रोथ हर साल आता है, इंक्लूसिव ग्रोथ में भी क्या आता है, इंक्लूसिविटी, सस्टेनेबिलिटी, इंटरजेनरेशनल इश्यूज, ठीक है, उसको या इंफ्रास्ट्रक्चर से लिंक कर देगा, ठीक है, या फिर उसको पॉवर्टी हंगर वगैरह से लिंक कर देगा, ठीक है, तो फिर सोशल जस्टिस पे चला जाएगा वो एंगल, ठीक है। तो मैंने देखा कि ये यही चीजें बार बार घूम 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 के पूछ रहा है, तो उसके लिए मेरे को एक पेज बनाना है। एक पेज कैसे बनाना है, वो पीवाईक्यूज देख के मैंने बना लिया। उसी तरह सारे सब्जेक्ट्स का मैंने आइडेंटिफाई किया कि मैं पहले पीवाईक्यूज तैयार करूंगा, जब तक मेरे पीवाईक्यूज और सिलेबस के हिसाब से टॉपिक्स तैयार नहीं होंगे, आई वोंट गो बियॉन्ड, मतलब मैं नारायणी सेना को टच नहीं करूंगा, आई विल गो विद द श्री कृष्णा, ठीक है। तो मैंने देखा कि 80% कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर मेरे कुछ क्वेश्चन जैसे होता है ना कि कुछ क्वेश्चन आएंगे बाहर से, जैसे सेलुलोस वाला क्वेश्चन आया था 2022 या 23 में आया था, आई रिमेंबर, ठीक है, या फिर एलईडी वाला क्वेश्चन 2021 में आया था, तो वो चीजें आएंगी आएंगी, हर साल आता है कुछ ना कुछ, तो बाउंसर आता है ना, तो आपको बाउंसर के लिए तैयार नहीं करना है। ऐसे प्रीलिम्स में भी हर साल आता है ना कुछ बाउंसर, लेकिन क्या आप बाउंसर के लिए तैयार करते हो? नहीं करते। आप तैयारी जो स्टैंडर्ड करते हो अपनी, जो आपका स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं उसी की तैयारी करते हो। तो हम भी मेंस में भी हमारा यही अप्रोच होगा, पीवाईक्यूज और सिलेबस को लेकर स्टैंडर्ड अप्रोच है, जो क्वेश्चन आते हैं उसी को तैयार करेंगे। जैसे मान लो ये आपका है कि ये टॉपिक आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है भाई, वाटर देखा हमने, वाटर इज अ थीम, वाटर पे क्वेश्चन आता है, हर साल आता है, ठीक है। तो वाटर पे क्या क्वेश्चन आता है, ठीक है, अर्बन फ्लड से रिलेटेड हर बार क्वेश्चन पूछता है, उसको नेविगेशन करने के लिए बोल देगा कि इसको जो अर्बन फ्लड्स हो रहे हैं उसको कैसे नेविगेट कर सकते हो टू सॉल्व द वाटर स्कैरसिटी प्रॉब्लम, ठीक है। क्लाइमेट चेंज वाटर का रिलेशन पूछता है, क्लाइमेट चेंज में स्पेसिफिकली इंपैक्ट पूछता है कि जैसे इस साल आ गया, मैंने बोला डाला भी था प्रोबेबल्स में कि वो लो लाइंग एरियाज के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, ठीक है, वल्नरेबल्स के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, यही पूछता है वो। अब क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट तो बहुत सारे हो सकते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज पे भी इंपैक्ट होगा, लेकिन वो नहीं पूछता जनरली, उसके इंक्लूसिव ग्रोथ का अप्रोच रहता है, तो वो वल्नरेबल सेक्शंस, वल्नरेबल कंट्रीज पे ही पूछता है, तो आपको उसी को तैयार करना है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज और वाटर का रिलेशन पूछता है, हिमालयाज जो मेल्ट हो रहे हैं उसके कारण आपका ग्राउंड वाटर के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, आपकी वाटर प्रोफाइल के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा इंडिया की, ठीक है, एग्रीकल्चर सिस्टम पे क्या इंपैक्ट करेगा। तो ये जनरल सी चीजें हैं जो मैंने देखा पीवाईक्यूज में यही आ रहा है, तो मैं उसी को तैयार करूंगा। जब मेरा ये तैयार हो जाएगा उसके बाद मैं नई चीजें तैयार करूंगा। उसी तरह फूड सिक्योरिटी ऐसे अभी बताते हैं, ठीक है। तो ये मैंने देखा पीवाईक्यूज और सिलेबस को लेकर तैयार करना है। तो परेटो ऑप्टिमाइजेशन अप्रोच है, ऐसे 20% टॉपिक तैयार करूंगा जो बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। वही मैंने इस बार प्रोबेबल्स वाली लिस्ट डाल के बताई थी आपको। फिर उसके बाद क्या है, लास्ट मिनट रिकॉल नोट्स बनाने हैं। अब ये लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स नहीं है, लास्ट मिनट रिकॉल नोट्स है। रिकॉल और रिवीजन में डिफरेंस क्या होता है कि रिकॉल का मतलब होता है कि आप एक्टिव रिकॉल करोगे, और डिफरेंशियल मतलब आप ये नहीं है कि आपने नोट्स बना लिए, लेट्स से आपने ऑफिस ऑफ गवर्नर पे नोट्स बना लिए, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे पर्सनल नोट्स हैं नक्सलिज्म के, ठीक है, ये नक्सलिज्म के मेरे पर्सनल नोट्स हैं। तो अब नक्सलिज्म मैंने बना लिया, ये एक पेज बनाया हुआ मैंने। अब ये सारे मैंने पीवाईक्यू देख के बनाया कि उसने एक सिविल एडमिशन का क्वेश्चन पूछा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पूछा हुआ है, सिक्योरिटी फोर्सेस का पूछा हुआ है, कॉजेस पूछता है, और डेफिनेशन डाटा ये सब पूछता है, और कोई कोटेशन वगैरह या फिर डाटा ये सब पूछता है, ठीक है। तो मैंने बना दिया, ये मेरे एक पेज के नोट्स बना लिए। अब इसको ये नहीं है कि मैं इसको रिवाइज करने जाऊंगा ना, तो मैं सीधा नोट्स उठाऊंगा और इसको पढ़ने शुरू कर दूंगा, डेफिनेशन आइडियोलॉजी टू ओवरथ्रो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट सेटअप एंड एस्टैब्लिश पीपल्स रूल। ऐसे नहीं, मैं चुपचाप क्वेश्चन सबसे पहले मैं पीवाईक्यूज दोबारा रिविजिट करूंगा, पीवाईक्यूज को पीवाईक्यूज देखूंगा क्या क्या आए हुए हैं, उनको रिकॉल करना स्टार्ट करूंगा कि अच्छा अब मैं इसके ऊपर क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ। मान लो मैंने रिकॉल डेफिनेशन मेरे को पूरी रिकॉल हो गई, मान लो मेरे को डाटा में ये वाला एमएमएस का कोड रिकॉल हो गया, या फिर ये एमएचए का डाटा रिकॉल हो गया, लेकिन ये बेल कर्व वाला पॉइंट रिकॉल नहीं हुआ, ठीक है। तो इसको इसी को मैं बोलता हूँ डिफरेंशियल लर्निंग, कि कौन सा डिफरेंस रह गया मेरे रिकॉल के अंदर, तो मैं इसको जाके नोट्स में देखूंगा, और अब मेरे को परमानेंटली ये याद हो जाएगा कि यार ये चीज भूल रहा था, जो याद आ गया है वो तो है ही मेरे को याद, जो मैं भूल रहा हूँ उसको मैं याद करूंगा। उसी तरह कॉजेज है, ठीक है, कॉजेज में अब लैंड है, यहाँ पे इविक्शन है, डिस्प्लेसमेंट है, हिस्ट्री है, ये 3 पॉइंट्स है। अब मैं लैंड के अंदर मान लो इविक्शन वाला सोच लिया मैंने, ठीक है, अब मेरे को डिस्प्लेसमेंट वाला याद नहीं आया, तो अब मैं देखूंगा अच्छा डिस्प्लेसमेंट वाला पॉइंट मिस हो गया। फॉरेस्ट के अंदर खाका कमेटी है, ठीक है, खाका कमेटी के पॉइंट्स अब मैं यहाँ लिखूंगा नहीं खाका कमेटी के पॉइंट्स, क्यों? क्योंकि खाका कमेटी के पॉइंट्स मैंने सोसाइटी वाले क्वेश्चन में लिखे हुए हैं, सोसाइटी वाले नोट्स में, रेपिटेशन नहीं करूंगा नोट्स का, यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक है। अब इकोनॉमी, सोसाइटी, क्लास एंड कास्ट वायलेंस, फिर उसके बाद थोड़े से वर्ड्स भी डाल देता था, सिस्टमिक एलियनेशन। अब ये वर्ड अगर मेरे को याद आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो मैं डिफरेंशियल लर्निंग से इसको रिकॉल करूंगा। तो ये मेरा रिकॉल करने का तरीका होता था। तो मैंने नोट्स बनाए, उसको मैं लास्ट मिनट करूंगा रिकॉल। अब देखो इसमें एक चीज और ऑब्जर्व करने की, नक्सलिज्म इतना बड़ा टॉपिक है, उसके ऊपर मैंने एक पेज बनाया हुआ है, सिर्फ एक पेज, ठीक है।
कुछ टॉपिक्स होते हैं जिसपे एक पेज की जरूरत नहीं होती, ठीक है, कुछ टॉपिक से 2 पेज जाएंगे, कुछ पे 1 पेज जाएगा, कुछ पे आधा पेज जाएगा, कुछ पे 1/3 पेज जाएगा, कुछ पे 1/4 पेज जाएगा। सारे टॉपिक्स में आपको 1 पेज बनाने की जरूरत नहीं है। 1 पेजर नोट्स इज अ मतलब मिसनोमर, ठीक है। सारे टॉपिक जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ अगर मैं आपको बोलूं, मेरे पर्सनल 1/3 पेज के नोट्स बने, 1/4 पेज ही है, ठीक है, 4 लाइनों के नोट्स है मेरे खाली वो, ठीक है। आपका वो वाला क्वेश्चन है, मान लो आर्टिकल 19 में जो आता है ना, राइट टू मूवमेंट और वो वाला, ठीक है, सेडिशन लॉ वाला, ठीक है। सेडिशन लॉ वाले में मेरे 1/4 पे 4 लाइनों का नोट्स है खाली, ठीक है। उसमें पूरा पेज डिजर्व ही नहीं करता वो पेज, वो टॉपिक, ठीक है, छोटा सा थोड़े से एरिया डिजर्व करता है बस वो, उसके ऊपर उतना ही मेरे नोट्स बनाऊंगा लास्ट मिनट, मतलब बहुत ही छोटे नोट्स बनाऊंगा, ठीक है, और उसको भी मैं रिकॉल करूंगा, ठीक है। तो ये हो गया नोट्स, सारे टॉपिक से 1 पेज नोट्स बनाने। उसका डिमांड टेम्पलेट्स वही कि पहले तो हम जो भी लिखेंगे डिमांड के हिसाब से लिखेंगे, एकेडमिक लाइफ पूछे तो एकेडमिक लाइफ ही लिखेंगे, लव लाइफ लिखने की जरूरत नहीं है हमको। टेम्पलेट्स कुछ अब डिमांड तो हमें समझ आ गई क्वेश्चन क्या मांग रहा है। अब क्या होता है, सब्जेक्ट वाइज टेम्पलेट्स होते हैं आपके भाई। सोसाइटी के क्वेश्चन के टेम्पलेट अलग होगा, सोशल जस्टिस का अलग होगा, इकोनॉमी का अलग है, हिस्ट्री का अलग है, सब हर सब्जेक्ट का जो हमारी ऑब्जर्वेशन है। और ये ऑब्जर्वेशन क्या, हमने टॉपर्स कॉपीज से देख के कुछ देखा हुआ है कि यार अच्छा यार ये चीज काम कर रही है सोसाइटी में, वो इस तरीके से करते थे, नया नया इनोवेशन है, ठीक है। या फिर आपके जो अलग अलग कोचिंग कुछ कुछ देती रहती है, तो उसमें हमने ऑब्जर्व करके कोलेट किया हुआ है कि पर्सनली अपने लेवल पे कोलेट किया था कि हिस्ट्री में ये 5 या 6 तरीके के इंट्रोडक्शन लिख सकते हो आप, ठीक है। अब मैं डिसाइड करूंगा क्वेश्चन देख के कि कौन सा इंट्रोडक्शन लिखना है, ठीक है, कौन सा कंक्लूजन लिखना है। मैं फिक्स नहीं करूंगा, वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं होगी। मैं डिफरेंट डिफरेंट अपने जो तीर है ना अपने तर्कस में इकट्ठे कर लूंगा कि ये तरीके हैं लिखने के, ठीक है। टेम्पलेट्स इकट्ठे कर लूंगा सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, या टॉपिक वाइज कि नक्सलिज्म में यार इसी तरीके से मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर कुकिंग आएगी, कुकिंग मतलब कि भाई आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, जैसे इस साल आ गया था ना कोई एक कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्प्टिव वो वाला प्रेसिडेंट वाला है ना, तो अब वैसे में क्या है कि कुछ भी नहीं आता, तो हमें बस इतना कोशिश करना है कि जितना सबको आता है उतना हम लिख दें। हम इसमें क्या होता है, जनरली प्रीलिम्स वाली नॉलेज यूज होती है, प्रीलिम्स की नॉलेज को यूज करके तोड़ मरोड़ के यहाँ लिखा जाता है। बाकी एक स्ट्रक्चर होता है, स्केलेटन होता है कि यार भाई डिमांड्स है हमारे सब पार्ट्स में तोड़ना। सबसे इंपॉर्टेंट तो वो होता है कि मेरे को अभी भी याद है 2022 में क्वेश्चन आया था, डिस्कस द रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ राज्यसभा, ऐसा कुछ करके है ना, वाइस प्रेसिडेंट मतलब डिस्कस द रोल ऑफ चेयरमैन राज्यसभा, ऐसा कुछ करके था। तो उसके मैंने 6 सब पार्ट तोड़े थे, ठीक है। मेरे को बिल्कुल नहीं आता, मतलब कुछ भी नहीं, मेरे को सिर्फ प्रीलिम्स की नॉलेज से जो याद था तो याद था, नहीं तो मेरे को बिल्कुल नहीं आता था वो टॉपिक। अब मैंने उसको पे इतना बढ़िया आंसर लिखा था और उस साल आई भी मेरे 116-17 नंबर 18 नंबर आए थे GS2 में। तो मुझे लगता है वो ऐसे ही आए थे, 6 पार्ट्स में तो तोड़ दिया मैंने उसको, ठीक है, कि भाई इंट्रोडक्शन अलग लिख दिया, ठीक है। अब उसका उसका रोल क्या है, पहले तो फंक्शंस लिख दिया उसके, ठीक है। फिर उसके फंक्शन लिखने के बाद उसके पॉजिटिव फीचर लिख दिया कि उसने एक्चुअली क्या कंट्रीब्यूट किया है, फिर उसके नेगेटिव लिख दिया कि उसके क्या चैलेंजेस हैं, ठीक है, उस चैलेंजेस को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। लास्ट में कंक्लूजन हो गया 6-7 पार्ट में, तो मैंने आंसर को तोड़ दिया। अब एग्जामिनर कितने नंबर काटेगा, मजबूरी होगी उसको नंबर देना, ठीक है। तो फिर डिमांड और सब पार्ट्स वो कुकिंग वो स्केलेटन आता है, ठीक है। फिर एक्टिव रिकॉल डिफरेंशियल लर्निंग मैंने आपको समझा दिया। एक्टिव रिकॉल मतलब यू आर एक्टिवली रिकॉलिंग, यू आर नॉट रीडिंग द नोट्स, यू आर रिकॉलिंग, यू आर रिट्रीविंग द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर ब्रेन। फिर उसका डिफरेंशियल लर्निंग मतलब जो चीज आपको आ गई याद, ठीक है, वो तो बढ़िया, जो याद नहीं आई उसको आपने ऑन द स्पॉट याद किया, तो इससे परमानेंट मेमोरी में शिफ्ट हो जाता है। जैसे मैं अभी भी पढ़ा, मान लो अभी मैं कोर्स रन करूंगा, तो ऐसा थोड़ी है कि मैं अभी लेटेस्टली बहुत टच में हूँ सब्जेक्ट्स के। मैंने भी अपने टाइम पे जब पढ़ा था, लेकिन मैंने एक्टिव रिकॉल अपने टाइम पे किया था, तो काफी चीजें मेरे को अभी भी वो सारी याद है, ठीक है। तो इट्स नॉट अ बिग डील, तो वो परमानेंट मेमोरी में चला जाता है। फिर नाइस मैंने आपको बताया न्यूज इंटीग्रेशन करंट एनरिचमेंट, कि न्यूज के टॉपिक्स को कैसे इंटीग्रेट करना होता है। फिर लास्ट में आएगा टाइम मैनेजमेंट वाला है कि 3 आवर्स को कैसे मैनेज करना होता है सब्जेक्ट वाइज, कि एथिक्स में 3 घंटे में पेपर कंप्लीट कैसे करना है, ठीक है। या फिर आपका जब प्रीलिम्स और मेंस होगा तो वो 2 महीने कैसे मैनेज करने हैं, ठीक है। फिर मेंस वाला जो वीक चलता है उसमें कैसे अपने आप के टाइम को मैनेज करना है, इसकी मैंने वीडियो भी डाली थी इस बार 2025 के मेंस के लिए। फिर इन द एग्जाम 3 आवर्स को कैसे मैनेज करना है, तो ये सब है, ठीक है। और बाकी जनरल आपको ऐसा भी पता ही है कि थिंकिंग बेस्ड अप्रोच है, हम क्या नाम है राइटिंग पे कम फोकस करेंगे, ठीक है। थिंकिंग इंटरलिंकेजेस पे ज्यादा करेंगे। पीओ टॉपिक्स मैंने आपको बता ही दिया, टॉपिक्स आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे ये वाले टॉपिक्स आइडेंटिफाई किया, अभी बताता हूँ ये वाला, ठीक है। फिर उसके बाद ये लास्ट में रिकॉल नोट्स बता दिया, न्यूज एनरिचमेंट। ऑपर्चुन वॉमिटिंग ये वही है कि भाई जब मौका मिला तब इंडाइजेशन और डायरिया के शिकार नहीं होंगे, जब मन करेगा तब जैसे ही मौका मिलेगा उसी समय वॉमिट कर देंगे, जो भी कंटेंट याद किया सब वॉमिट कर देंगे। कुकिंग स्किल्स आपको बता दी। डिलीवरेबल्स क्या है, एसआईपी के अंदर ये तीनों सब्जेक्ट कवर होंगे आपके। अब हाँ ये बताता हूँ जो बेसिक डिफरेंस क्या है, नंदिनी वाला, तो नंदिनी पूछ रही है ना कि नीरज शर्मा कि पिछले साल वाले एसआईपी में और इस एसआईपी में डिफरेंस क्या है। यही डिफरेंस है एक तो कि हाँ, एक तो डिफरेंस यही है कि उसमें क्या है ना, मैंने आपको बता दिया था कि नोट्स कैसे बनते हैं, जैसे नक्सलिज्म के नोट्स बना के दिखा दिया आपको सीधा, खुद ही उसमें तो पका पकाया माल दे दिया था मैंने
है ना, कि भैया ये ऐसे ऐसे मैंने बनाए थे। अब उसमें मैंने बेसिक बुक्स से कैसे मतलब कंटेंट को सेलेक्ट कैसे करना है, एक्चुअली में कहाँ से मिला कंटेंट, कैसे मिलेगा, ठीक है। मान लो मैंने आपको बोला 365 से मटेरियल उठाना है, 365 से मटेरियल उठाना कैसे है, ठीक है, उसमें तो मैंने उठा के दे दिया था आपको कि भैया ये लो और काम चलाओ अपना, क्योंकि टाइम नहीं था, ठीक है, 1 डेढ़ महीना था मेंस के लिए। इसमें क्या है मैं आपको बताऊंगा लक्ष्मीकांत से नोट्स कैसे उठाने हैं, स्पेक्ट्रम से नोट्स कैसे उठाने हैं, वो थोड़ा सा आपको वो स्किल सेट बताया जाएगा, क्योंकि एक बार ये स्किल सेट आ गया ना, फिर उसके बाद मैं आपको बोलूंगा ना ऑन द स्पॉट भी, अगर मैं आपको बोलूं प्लासी टू पार्टीशन उठा के भाई उसको 1 घंटे में स्कैन करके उसमें से जो काम का माल है वो निकाल ले, वो निकाल सकता है। अब मैं निकाल सकता हूँ, मुझे पता है, आई एम कैपेबल इनफ, मेरे को तुम कोई भी बड़ी बुक दे दो, मैं उसको ऑन द स्पॉट देखूंगा, 1 घंटे में स्कैन करके निकाल दूंगा जो भी काम का माल निकालना है, ठीक है। तो वो चीज है। फिर नोट्स कंसोलिडेशन में आपको बताया हाफ पेज या 1 पेज, 1/4 पेज, 1/3 पेज। इंटीग्रेटेड स्टैटिक मतलब ये वाले ये 2 पार्ट स्पेशल हैं, जो डिफरेंस है ना पिछले साल और एसआईबी में, इसमें एक तो बेसिक बुक से कंटेंट कैसे सिलेक्ट करना है, ठीक है, मतलब एक्चुअली कंटेंट कहाँ से सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद ये इंटीग्रेटिंग, उसमें स्टैटिक करंट अफेयर्स को इंटीग्रेट नहीं करा पाया था क्योंकि टाइम ही नहीं था, ठीक है। तो इसमें क्या है मैं आपको बता दूंगा कि कोई भी मैगजीन जो मैं अपने टाइम में, मैं दिपिन सर के नोट्स कई बार देख लेता था चलते चलते, तो उसमें कैसे, उसमें भी क्या है, अब लोग बोलते हैं दिपिन सर के वन पेजर हैंडआउट्स हैं, मैं वो 1 पेजर हैंडआउट थोड़ी रखता था अपने पास। मैंने देखा सेडिशन पेज का उन्होंने 1 पेज बनाया हुआ है, सेडिशन पेज में भी 1 या 2 वर्ड मेरे को काम के लगते थे उनके, तो मैंने वो पेज निकाले, वो 1 या 2 वर्ड निकाला और अपने नोट्स में लिख दिया, ठीक है। तो वो कैसे इंटीग्रेट करना है तो वो बताएंगे आपको, ठीक है। फिर फॉर लॉस तो आपको बता ही दिया, अभी 4 लेवल्स होते हैं। लोग जनरली वैल्यू एनरिचमेंट फोकस करते हैं कि सीधा वही ऑफिस ऑफ गवर्नर है, 4 कमिटी याद कर ली, 4 केसेस याद कर लिए, ठीक है, ये दुनिया भर की चीजें याद कर ली। अब दुनिया भर की चीजें तो तब याद करोगे ना भाई, अब लव लाइफ के बारे में आप मेरे को कितना भी मसाला लगा के बता दो, मैं तो एकेडमिक लाइफ पूछ रहा हूँ ना तुमसे, ठीक है। तो वैल्यू एनरिचमेंट तभी काम आता है जब आपका लेवल 1 सॉर्टेड हो, डिमांड क्वेश्चन की सॉर्टेड हो, सब पार्ट्स सॉर्टेड हो। भाई एकेडमिक लाइफ में भी बहुत सारी लाइफ है ना, यूपीएससी की लाइफ होगी, कॉलेज लाइफ होगी, स्कूल की लाइफ होगी, ठीक है, तो इसमें ये सब पार्ट तोड़ दिए मैंने, ठीक है। वैल्यू एनरिचमेंट तो तब काम आएगा जब क्वेश्चन की पहला लेवल फुलफिल होगा, डिमांड फुलफिल होगी। अब इसमें क्या है, इसमें स्पेशलिटी फोर लॉज में क्या है कि फेस टू फेस होगा भाई। जैसे मैं अपने टाइम पे मेरे दोस्त वोस्त जैसे हम चेकिंग करते थे पीयर ग्रुप में, तो हम क्या फेस टू फेस ही बताते थे ना, भाई देख तूने ये लिखा है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये मेरे पर्सनल दोस्त का ही है, ठीक है। इसने ये लास्ट ईयर इसका एथिक्स का स्कोर इंप्रूव करवाया था हमने 85 से, कंसिस्टेंटली 85 आ रहा था 4 अटेम्प्ट से, सडनली इसका 108 हो गया था इस बार, ठीक है। तो ये उसको मैंने फेस टू फेस ही बताई थी चीजें। तो ये क्वेश्चन है उसका, जैसे अब उसका अगर आप ये क्वेश्चन की मैंने वीडियो बना के डाली हुई है, अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना, तो मैं उसको अब पढ़ के बताया कि भाई देखिए आइडेंटिफाई 5 इंपॉर्टेंट सोर्सेज फॉर एथिकल गाइडेंस टू पब्लिक सर्वेंट। तो क्वेश्चन डायरेक्टली बोल रहा है 5 इंपॉर्टेंट सोर्सेज बता दे एथिकल गाइडेंस के। फिर उसके बाद बोल रहा है सब्सटेंशिएट करना है, ठीक है, किसको सब्सटेंशिएट करना है, हाउ को, हाउ these sources can be useful to public servant in observing basic principles, ठीक है। तो सेकंड पार्ट थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, पहला पार्ट बहुत सिंपल है। पहले पार्ट में आप देखते हैं इसने कितना लिखा है, पब्लिक सर्वेंट्स हैव ग्रेट रिस्पांसिबिलिटी, ठीक है, इन टुडेज कॉम्प्लेक्स, ये इसने बहुत वर्बोस लिखा है इसमें कुछ। अब यहाँ पे वैल्यू एडिशन काम आएगा आपका, यहाँ पे इसने जो इंट्रोडक्शन बहुत नॉर्मल से लिखा है ना, इंट्रोडक्शन यहाँ पे आपका वैल्यू एनरिचमेंट से इंट्रोडक्शन को इंप्रूव कर सकते हो आप, जो भी आपके तरीके इंट्रोडक्शन इंप्रूव करने के वो बताएंगे, टेम्पलेट्स के अंदर वही आएगा कि किस किस तरीके से हो सकता है। अब देखो इसमें अगर आप देखो ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कंडक्ट रूल्स, टीचिंग ऑफ मॉरल थिंकर्स, अब देखो फोर्थ पॉइंट, सेकंड पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट, ये तीनों पॉइंट लीगल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, लीगल सोर्स नहीं है एथिकल गाइडेंस का, ठीक है। सिलेबस में डायरेक्टली लिखा है, सिलेबस में डायरेक्टली लिखा है लॉज, रूल्स, रेगुलेशन एंड कॉन्शियंस एज अ सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस, ठीक है। तो अब इसने क्या किया, पहला लीगल लिख दिया, सेकंड वाला भी लीगल ही है, लॉज रूल रेगुलेशन ही है, ठीक है। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट भी लीगल ही है, तो इसकी डाइवर्सिटी ही नहीं है, वो स्पेसिफिकली बोल रहे 5 डिफरेंट सोर्सेज। अब देखो इसमें क्या क्या लिख सकते थे आप भाई, एक तो आपका आइडियोलॉजी लिख सकते हो, ब्यूरोक्रेसी और डेमोक्रेसी के बीच में जो रिलेशन है, जो आप गवर्नेंस के अंदर पढ़ते हो, रोल ऑफ सिविल सर्विस इन डेमोक्रेसी, उसकी फंडामेंटल आइडियोलॉजी है कि भाई जो ब्यूरोक्रेसी है वो आपकी हमेशा सर्वेंट बन के रहेगी, ठीक है। सर्वेंट तो पॉलिटिशियन ही बन के रहते हैं, लेकिन हम वही काम करेंगे जो हमें बताया जाएगा, हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम एड एंड एडवाइस कर सकते हैं। तो जो आइडियोलॉजी है कॉन्स्टिट्यूशन वाली हम वो फॉलो करेंगे। उसके बाद क्या है कि वैल्यूज, अब वैल्यूज भी आपकी अलग अलग हो सकती है। वैल्यूज एक तो आपकी ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज हो सकती है, मान लो आप आईपीएस डिपार्टमेंट में हो, ठीक है, पुलिस डिपार्टमेंट में, उसकी आइडियोलॉजी अलग है, उसकी वैल्यूज अलग है। अगर आप डीएम मान लो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में हो तो उसकी वैल्यूज अलग है, आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हो तो उसकी वैल्यूज अलग है, ठीक है। अगर आप कॉर्पोरेट के अंदर हो उसकी वैल्यूज अलग है, ठीक है। तो सिविल सर्वेंट के लिए पूछा तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, आईआरएस में हो तो उसकी अलग है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज अलग है। एक जनरल पॉलिटिकल रिजीम होता है, ठीक है, कि भाई एक जनरल पॉलिटिकल रिजीम है, मान लो अभी जो पॉलिटिकल रिजीम चल रहा है उसकी उसकी आइडियोलॉजी क्या है, उसकी आइडियोलॉजी है कि स्वच्छ भारत अभियान इज मोर इंपॉर्टेंट देन एमजी नरेगा, जनरली मोटा मोटी, है ना, बैलेंस करते हैं वो, लेकिन ठीक है। तो एक वैल्यूज भी बहुत, और उसके बाद और भी इसमें डिवीजन कर सकते हो कि ह्यूमन वैल्यूज हैं, ठीक है, पब्लिक सर्विस वैल्यूज हैं, ठीक है। ये सब तो बुलाया ही नहीं, ये भी तो एथिकल गाइडेंस के सोर्सेज है ना, ये तो पॉइंट ही नहीं आया इसका बिल्कुल भी, ठीक है। 3 पॉइंट इसके सिमिलर है,
डाइवर्सिटी है ही नहीं। उसके बाद एथिक्स है, एथिक्स एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू भाई, ठीक है, थिंकर्स चलो इसने डाल दिया। कॉन्शियस, कॉन्शियस तो सिलेबस में ही लिखा है, कॉन्शियस नहीं लिखा है इसने बंदे ने। एक्सपीरियंसेस इसने लिखा है, एक्सपीरियंसेस यहाँ लिखा है इसने, पर्सनल सोर्सेज एंड एक्सपीरियंसेस। अब इसमें भी इसने देखो क्या लिखा है, रोल मॉडल्स लाइक किरण बेदी, टीएन शेषन और संकरण। अब देखो इसने सिर्फ अब नाम फेंकने से मुझे समझ आया कुछ, मुझे कुछ समझ नहीं आया कि भाई ठीक है इसका पर्सनल इंस्पिरेशन है किरण बेदी, मैं मान गया, लेकिन किरण बेदी से क्या इंस्पायर हुआ ये एग्जैक्टली मेरे को तो इंसिडेंट चाहिए ना, तभी तो मुझे समझ आएगा कि क्या पर्सनल इंस्पिरेशन इसलिए दिया किरण। किरण बेदी की कोई स्पेसिफिक क्वालिटी लिखेगा ना इंसिडेंट को दिखा के, या टीएन शेषन की कोई स्पेसिफिक क्वालिटी। टीएन शेषन की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या थी भाई, वो झुकते नहीं थे, वो कितना भी उनको झुका लो वो झुकेंगे नहीं, उनको जो काम करना है वो अपना वो काम करेंगे, तो सबसे बड़ी तो ये चीज है। तो आप ये बोल सकते हो भाई पर्सनल मेरे देखा है मैंने कि झुकना नहीं है, अगर इफ यू आर राइट यू डोंट हैव टू बाउ डाउन, ठीक है। संकरन सर की तो इन्होंने ये होता है कि वैल्यू एडिशन कर दिया, आपने कहीं से किसी पीडीएफ में पढ़ा किरण बेदी का नाम या आईएएस ऑफिसर्स इन सब के नाम पढ़े और उनको चिपका दिया, बस एक्सप्लेन नहीं किया। ये मैं बोल रहा हूँ वैल्यू एडिशन विदाउट डिमांड, भाई वैल्यू एडिशन तो कर दी लेकिन अब क्वेश्चन की डिमांड ही नहीं फुलफिल कर रहे हैं आप। फिर उसके बाद क्या है कि सब्सटेंशिएट हाउ सोर्सेज कैन बी यूजफुल, हाउ सोर्सेज मतलब ये बोल रहा है कि एग्जांपल देके बताओ, मतलब प्रूफ करो अपने पॉइंट को विद एग्जांपल्स या फिर एक्सप्लेनेशंस कि कैसे क्या चीज कैसे बतानी है, कि जो भी आपके सोर्सेज हैं वो बेसिक प्रिंसिपल्स को यूज करने में कैसे हेल्पफुल होते हैं। अब देखो पहले आपको ये बताना पड़ेगा बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, जब तक आप बेसिक प्रिंसिपल्स नहीं बताओगे तो मेरे को तो समझ ही नहीं आएगा कि भाई आप बोलना क्या चाह रहे हो ना। पब्लिक लाइफ के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, पहले तो आप वो बताओगे तभी तो आप बताओगे ना कि ये बेसिक प्रिंसिपल है, इसको फॉलो करने के लिए मेरे पास ये एथिकल सोर्स था, जब मैंने इसको इसके अंदर लगाया प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए, तब एग्जैक्टली हाउ कैसे क्या प्रोसेस था, ठीक है। तो वो अब देखते हैं इसने क्या लिखा है बंदे ने, हेल्पफुल। अब इसके 85 इसीलिए आ रहे थे, आप समझ रहे हो ना, अब आपको समझ आ गया होगा 85 क्यों आ रहे हैं इसके, कंसिस्टेंटली 3 या 4 साल लगातार 85 आए हैं इसके। अब पिछले साल 108 आए, इस साल दोबारा लिखा है, आई एम श्योर इस वाले 120 पार हो जाएगा ये, क्योंकि तमीज से इसको डिमांड और वो बता दिया था, हेल्पफुल इन ऑब्जर्विंग बेसिक प्रिंसिपल्स, ठीक है। अब इसने बोला ऑनेस्ट, अब देखो ये इसने बताया नहीं बेसिक प्रिंसिपल, चलो ठीक है मैं मान लिया ट्रांसपेरेंसी इज अ बेसिक प्रिंसिपल, चलो मान की बात उसने। अब इसने बोला कि ट्रांसपेरेंसी और इसका सिर्फ ये सोर्स का नाम फेंक दिया इसने और ये प्रिंसिपल का नाम फेंक दिया। क्वेश्चन की डिमांड ये है क्या, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई नहीं बोल रहा क्वेश्चन कि बेसिक प्रिंसिपल आइडेंटिफाई करो और सोर्सेज आइडेंटिफाई, तो पहला पार्ट था। ये सेकंड पार्ट की जो कोर डिमांड है, हाउ सब्सटेंशिएट हाउ दे आर यूजफुल, ठीक है। यूजफुल तो बता ही नहीं रहा, वो हेल्पफुल तो बता ही नहीं रहा, उसने तो बोला भी ऑनेस्टी है इंटीग्रिटी है, यहां से हो गई। मेरे को तो लिंकेजेस मिसिंग है, मेरे को तो प्रोसेस बताना है भाई, मेरे को तो प्रोसेस बताओगे ना कैसे, और ट्रांसपेरेंसी वगैरह आपकी कैसे आ रही है जुडिशियल गाइडेंस से। हाउ का क्वेश्चन है, हाउ का, और वो भी सब्सटेंशिएट का क्वेश्चन है, आपको एग्जांपल देके समझाना पड़ेगा, ये खाली नाम फेंकने से नंबर नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन ये सेकंड पार्ट तो बिल्कुल ही आउट ऑफ द डिमांड लिखा है इसने, क्वेश्चन की डिमांड ही नहीं है, ठीक है। इसने तो बस मैंने पूछा एकेडमिक लाइफ क्या है, आपने बोला मैंने कॉलेज से डिग्री करी, उसके बाद मैंने यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, बात खत्म। अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ एकेडमिक लाइफ कैसी है, ठीक है, तो आपको डिटेल्स बतानी है मेरे को, कॉलेज में जब मैं था फर्स्ट ईयर में ऐसा किया, सेकंड ईयर में ऐसा किया, थर्ड ईयर में ऐसा किया, यूपीएससी के अंदर मैंने पहले साल में ऐसा किया, मैंने प्रीलिम्स लिखा, डिटेल्स बताओगे ना तभी तो मुझे समझ आएगा एकेडमिक लाइफ क्या है आपकी, वो वाली बात है, हाउ बताना आपको। अब ये क्या है, रूल्स बताए, सेम इसने सेम गलती करी है इसके अंदर, सेम, ठीक है। अब लास्ट में क्या है, अब देखो अब आपने लास्ट में क्या, मैं एज्यूम क्या करूंगा, आपने मेरे को 5 डिफरेंट सोर्सेज बता दिए कि भाई कॉन्शियस भी है, एक्सपीरियंसेस भी है, थिंकर्स भी है, वैल्यूज भी है। अब मेरे को तो अलग अलग सिचुएशन जैसे केस स्टडीज आते हैं, केस स्टडीज में डिलेमास होते हैं ना, कि मेरे को ऑब्जेक्टिविटी बोल रही है कि भैया ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर देना चाहिए, जो 2023 का क्वेश्चन था शायद, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर देना चाहिए, लेकिन मेरे जो डॉक्टर वाले रूल्स बोल रहे हैं कि नहीं करना चाहिए भाई, अगेंस्ट द वो है वो, ठीक है। एम्पैथी बोल रही है कि ट्रांसफ्यूजन कर दो, ऑब्जेक्टिविटी बोल रहे मत करो, ठीक है। ये मेरी डिलेमा आ गया, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज है तो मेरे पास डिलेमा भी आएगा। तो मेरा ये बहुत बेसिक सा मैं चाहूंगा इससे बंदे से कि लास्ट में मुझे बता भाई डिफरेंट सोर्सेज को सॉल्व कैसे करें, ठीक है, डिफरेंट सोर्सेज के अंदर प्रायोरिटाइजेशन कैसे करें। इसने कुछ नहीं लिखा, इसने क्या लिखा, बस नाम वैल्यू एडिशन वाला जो चल रहा है ट्रेंड की, कर्मयोगी ये वर्ड फेंक दिया इसने, इज अ कर्मयोगी सक्सेसफुली सर्विंग, हाँ ठीक है, लेकिन से क्या क्वेश्चन, कुछ मेरे को तो वैल्यू एडिशन, मेरे को तो कुछ नया सीखने को नहीं मिले ना, और ना क्वेश्चन की डिमांड फुलफिल करी। इसके अंदर रैदर ये क्या कर सकता था, 5 डिफरेंट सोर्सेज से करंट अलग अलग डिलेमा आते हैं, हमें डिलेमा को रिजॉल्व करने के लिए ये प्रोसेस अप्लाई, तुम एक्सप्लेन मत करो, तुम मेंशन कर दो बेशक, क्योंकि क्वेश्चन की कोर डिमांड नहीं है प्रोसेस डिलेमा को रिजॉल्व करना, लेकिन तुम मेंशन तो कर दो भाई ऐसे ऐसे रिजॉल्व किया जा सकता है, समझ रहे हो। तो ये थी, इसको बोलते हैं डिमांड, और वो क्या होता है डिमांड। मैंने पहले तो डिमांड ही उसकी सेकंड पार्ट की डिमांड ही फुलफिल नहीं है, पहले पार्ट की भी डिमांड आधी फुलफिल करी है उसने, ठीक है। सब टॉपिक्स तो चलो आसानी था, इसके अंदर सब पार्ट ये है कि तुम पहले सोर्सेज बताओगे, इंट्रोडक्शन लिखे हुए, फिर सोर्सेज बताओगे, फिर उसके बाद बेसिक प्रिंसिपल्स बताओगे क्या है, फिर उसको सोर्सेज से लिंक करोगे, लिंक करने के बाद एग्जांपल दोगे, एग्जांपल देने के बाद कंक्लूजन दोगे, ये 5-6 सब पार्ट बन रहे हैं। आर्गुमेंट तो मैंने आपको बताई दिया, वो तो सिंपल है कि आर्गुमेंट आप लिख दोगे, जो भी आर्गुमेंट लिखोगे आप बताओगे कि भाई बेसिक प्रिंसिपल है, ट्रांसपेरेंसी मान लो, बेसिक प्रिंसिपल क्या होती है, एक तो ये कि
आप पब्लिक इंटरेस्ट में काम करोगे। जो भी बेसिक प्रिंसिपल जो है पब्लिक लाइफ का यही है कि आप पब्लिक इंटरेस्ट में काम करोगे, आप अपने बेनिफिट के लिए काम नहीं करोगे। तो ये प्रिंसिपल है। अब ये चीज़ मेरे को कहाँ से सीखने को मिली? मेरे को भाई कॉन्स्टिट्यूशन ही बोलता है ये वाली बात, ठीक है? ऐसा-ऐसा करना है। कैसे? अब मैं एविडेंस के बाद, क्योंकि सब्सटेंशिएट क्वेश्चन है, मैं एविडेंस के साथ बताऊँगा। वो आएगा वैल्यू एनरिचमेंट में, एविडेंस में कितना अच्छा दे रहा हूँ। अब इसका वैल्यू एनरिचमेंट भी बहुत पुअर था, आर्गुमेंटेशन भी बहुत पुअर था, सब पार्ट्स भी पुअर थे, डिमांड भी पुअर था। अब बताओ कैसे नंबर आएँगे? 85 ही आएँगे फिर ऐसे करके। समझ रहे हो ना? तो ये फेस टू फेस जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, अब अगर आप सामने होंगे तो आपको फेस टू फेस आपको बताया जाएगा कि भैया देखो ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, ऐसे इवैल्यूएट किया जाता है, ऐसे नंबर मिले जाते हैं। ये हमारा एक्सपीरियंस है और हमारा एक्सपीरियंस वैलिड है भई। मतलब मेरा जैसे मैंने आपको बताया था 92 से मैंने 114 किया था। वो अगले ही साल किया था, 2021 में आया था 92, फिर उसके बाद 2022 में 114 किया था। क्यों किया था? ऐसे ही किया था मैंने 114, क्योंकि मेरे को फंडामेंटली समझ आ गया था कि भाई क्या करना है। 7-8 चेंजेस थे, वो मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। ठीक है, फिर उसके बाद 114 के बाद फिर 119 आया और ये तब आया था 40 मार्क्स का पेपर छोड़ दिया था मैंने। ठीक है, 2 केस स्टडीज़ मेरी बिल्कुल बिल्कुल ब्लैंक छूट गई थी। क्यों? क्योंकि मेरे को डिमांड फुलफिल करने में सेक्शन ए में मैंने ज़्यादा टाइम लगा दिया था। तब 119 आ रहा था सोचो। तो मतलब काम मेथड तो काम कर रहा है हमारा। मैंने तो टेम्पलेट्स और ये सब बता दिया जाएगा, ये आपको बताया। आंसर राइटिंग सेशन है, अब इसमें ये टेम्पलेट हर सब्जेक्ट का आंसर राइटिंग सेशन होगा आपके अंदर। ठीक है, ये आपको बता देता हूँ। जैसे हमने शेड्यूल बना के डाला था ना, भाई मान लो हिस्ट्री है, जैसे आज अभी ये वाला पहला सेशन हो रहा है हमारा पेडागोगी वाला, फिर उसके बाद हिस्ट्री के 3 सेशन लेगा, निखिल लेगा तीनों, आपको बता देगा कैसे पढ़ना है। पहला सेशन मान लो मॉडर्न का, फिर अगर कल्चर का, फिर अगर वर्ल्ड और पोस्ट का, फिर उसके बाद इसका फॉर लॉज होगा। भाई आपको पढ़ा तो दिया हमने, बता तो दिया मॉडर्न मॉडर्न स्पेक्ट्रम से नोट्स कैसे बनाने हैं वो सब। अब उसके बाद उसका उसके आंसर कैसे लिखने हैं। ठीक है, इसमें आपको वो बता देगा कौन सा टॉपिक पढ़ना है। भाई इकोनॉमिक क्रिटिसिज्म पढ़ना है, इकोनॉमिक हिस्ट्री पढ़नी है ना इंडिया की, या फिर 18th सेंचुरी इंडिया की बेसिक आपको मोटा मोटी पता होनी चाहिए, सोसाइटी कैसी थी, इकोनॉमी कैसी थी। फिर उसके अंदर फंडामेंटल चेंज क्या है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, क्योंकि फंडामेंटल ब्रिटिशर्स ने ऐसा क्या चेंज कर दिया। ठीक है, ये आपको बता दिया, आपको कंटेंट मिल गया, एलएमआर नोट्स बन गए, टॉपिक्स पता चल गए, न्यूज इंटीग्रेशन भी कर दिया आपने। लेकिन अब आंसर को लिखना कैसे है, इंट्रोडक्शन किस किस तरह, पांच तरह के इंट्रोडक्शन, 6 तरह के इंट्रोडक्शन क्या हो सकते हैं, बॉडी में आर्ग्यूमेंट कैसे बिल्ड करने हैं, डिमांड कैसे आइडेंटिफाई करनी है, सब पार्ट्स कैसे देखने हैं, फिर उसके बाद कंक्लूजन के भी 5-6 तरीके होंगे। तो ये लॉज में आपको बताएगा जाके सेशन में, हर सब्जेक्ट एक अलग से लॉज होगा आपका। ठीक है, हर सब्जेक्ट का लॉज होगा। जैसे आप देखो यहाँ ज्योग्राफी एसआईबी में लेक्चर लिए, पढ़ाने वाले नोट्स बनवा दिए, फिर उसके बाद थोड़े दिन 1-2 दिन के गैप के बाद आपका लॉज का सेशन होगा उसी सब्जेक्ट का, फिर अगले दिन उसी का टेस्ट होगा। अब टेस्ट में आपका वन फेस टू फेस एवेल्यूएशन होगा, आप टेस्ट लिख के ले आओ और हमसे एवेल्यूएट करवा लो, निकल लिया मुझसे किसी से भी करवा लो। ऐसे ज्योग्राफी का चलेगा, फिर लॉज और टेस्ट, सोसाइटी लॉज और टेस्ट, ऐसे करके फिर एक एसआईबी में एक जनरल है पीवाईक्यू टेस्ट एंड डिस्कशन। पीवाईक्यू टेस्ट एंड डिस्कशन लास्ट ईयर की तरह बिल्कुल सेम। मैं इस टेस्ट में क्या करता था, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने यहाँ लिखा होगा कहीं ना कहीं तो डाला होगा टेस्ट, जैसे ये हाँ यही है मेरे लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। जैसे मैं लास्ट ईयर क्या क्वेश्चन बना के डाल दिया, आपको टेस्ट बना के दे दिया पीवाईक्यू से कि ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का जैसे अभी हम कर रहे हैं ना, ये तो वन वे बता रहा हूँ मैं आपको। अब उसमें मैं ओपनली छोड़ देता था, पहले आप बताओ इस क्वेश्चन के अंदर क्या लिखना चाहिए था, आप पहले बताओ इस क्वेश्चन में क्या लिखना है आपको। ठीक है, पहले आप बताओ इस क्वेश्चन में क्या लिखना है। जब आप बता दोगे फिर मेरे को लगेगा कि नहीं यार थोड़ा सा ऑफ ट्रैक जा रहे हो आप, डिमांड थोड़ी सी अलग है, या फिर ये सब पार्ट मिस कर दिया। ठीक है, तो ये 1 to 1, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन होता था एक तरह से। ठीक है, तो ये ऐसे करके एसआईपी में मैंने ये लास्ट ईयर भी किया था, इस साल भी करेंगे। ठीक है, इस वाले टेस्ट में और इस वाले टेस्ट में डिफरेंस ये है कि इसमें सीधा 1 to 1 ही हो रहा है। भाई आप अकेले ही आ रहे हो, कोई ग्रुप नहीं है। इसमें क्या है, ग्रुप डिस्कशन होगा। ठीक है, अब ग्रुप डिस्कशन में पहले आप बताओगे क्या लिखना चाहिए, फिर मैं आपको करेक्ट करूंगा। ठीक है, तो ये मैंने पिछली बार भी किया था, इस साल भी कर रहा हूँ। एसआईबी में 3 टेस्ट होंगे, एक पीवाईक्यू वाला पहला होगा, मतलब फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, चौथे 4 टेस्ट हैं, एक कुकिंग टेस्ट भी है। कुकिंग टेस्ट का भी बताता हूँ मैं क्या होता है। ऐसे करके मैंने सारे सब्जेक्ट कवर करा दिए, यहाँ पढ़ाया, यहाँ टेस्ट लिया, फिर किया। एथिक्स का लॉज के अंदर एथिक्स और एसए भी इंक्लूडेड है। ठीक है, जीएस 1 में एसआईपी में 1 2 3 है, 1 2 3 है ना, इसके अंदर 1 2 3 4 और ऐसे। ठीक है, सारा है। जैसे एथिक्स का सेक्शन ए का टेस्ट, लॉज और टेस्ट। ठीक है, फिर उसी तरह यहाँ पे सेक्शन बी का ये और ऐसे एसए का है। ठीक है, इनकी डेट्स जो है और जब कोर्स चलेगा तो डिसाइड कर लेंगे, लेकिन कोशिश ये है कि जनवरी तक खत्म कर देंगे। ठीक है, जनवरी के बाद आपको प्रीलिम्स के लिए फ्री कर देंगे। ठीक है, तो ये मतलब प्लान ऑफ द एक्शन है। ठीक है, और उसमें अब आपको नोट्स का भी बताता हूँ। जैसे ये अब टॉपिक्स एक बार देखते हैं, टॉपिक्स कैसे आइडेंटिफाई करने हैं। जैसे मैंने आपको बताया वाटर थीम है, ये है। ठीक है, ये मान लो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है। ठीक है, तो उसमें बायोटिक रिसोर्सेज, फॉरेस्ट पूछता है, फाइल्ड लाइफ पूछता है, वेजिटेशन पूछता है। ठीक है, उसमें भी क्या है कि रेदर देन जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है और क्या हो रहा है, दे आर आस्किंग कि ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है। जैसे मेरे को याद है 2023 में ही था शायद, जब मैंने मेंस लिखा था, तो उसमें पूछा था कि नेचुरल वेजिटेशन हमारी कैसे कैसे डिफरेंट वेजिटेशन और क्यों। ठीक है, वो वाई पूछा था। ठीक है, फिर इम्पैक्ट पूछेगा वो। ठीक है, तो वाई वाला आर्ग्यूमेंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद ये फिनोमिना, ये जैसे परेटो ऑप्टिमम मैं बताता हूँ आपको। जैसे रीजनलिज्म पे अगर आप देखो ना, अगर पीवाईक्यू ऑब्जर्व करें, सारे पीवाईक्यूज हैं। मैंने ऑब्जर्व किया था रीजनलिज्म में जनरली 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं कि रीजनलिज्म राइज कर रहा है या तो एज अ
रिजल्ट ऑफ राइजिंग कल्चर, मतलब कल्चर असर्टिवनेस के कारण कि भाई मेरा कल्चर, मैं हरियाणा से हूँ तो हरियाणवी कल्चर बेटर है पंजाब से, ठीक है, तो एक ये वाला कल्चर असर्ट कर रहा हूँ मैं अपना। दूसरा था कि इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, ठीक है, कि भाई मैं इकोनॉमिकली बैकवर्ड हूँ, जैसे पंजाब है, पंजाब हरियाणा से इकोनॉमिकली बैकवर्ड है थोड़ा, तो उनको लगता है कि भाई हमें पछाड़ दिया हरियाणा ने, ठीक है, तो एक वो हो गया। फिर थर्ड रीजन होता था फीलिंग और रिलेटिव, मतलब पहले दो पॉइंट्स है, रिलेटिव डेप्रिवेशन हो रहा है, ऑब्जेक्टिव फैक्ट है कि आपका कल्चर इंपैक्ट हो रहा है, आप कल्चरली पीछे पड़ रहे हो, पीछे जा रहे हो, और इकोनॉमिकली पीछे जा रहे हो, ये दो फैक्टर हैं। तीसरा है कि ये आपको था ही, आपको पता है, लेकिन आपको फीलिंग नहीं राइज हुई, मतलब आपको एग्जैक्टली फील नहीं हो रहा था ये, जैसे भाई कुछ चीजें एग्जिस्ट करती हैं सोसाइटी में, है ना भाई, मुझे पता है कि मेरे कल्चर को इम्पैक्ट किया जा रहा है, मेरी इकोनॉमी को इम्पैक्ट किया जा रहा है, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा फील नहीं करवाया। कोई थर्ड पार्टी आएगी, आपकी इस फीलिंग को ग्रो करवाएगी, ठीक है, जब आपको फीलिंग ग्रो होने लगेगी आपकी रिलेटिव डेप्रिवेशन की, तब आपका रीजनलिज्म राइज हो रहा है। तो अगर आप देखो तो ये तीन तीन मोटा मोटे डायमेंशन है जो रीजन पे आ, अगर आप क्वेश्चन जाके देखो ना, सारे क्वेश्चन मोटा मोटी इसी पे आ रहे हैं, सारे क्वेश्चन इसी पे आ रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप उसके बाद ये पूछता कल्चरल यूनिट्स पे पूछता है, ये क्वेश्चन यहाँ 17 में पूछा था, शायद इसको दोबारा रिपीट किया था जहां तक मेरे को याद है। देखो, कल्चरल पॉकेट्स ऑफ स्मॉल इंडिया ऑल ओवर द नेशन, ठीक है, सेम क्वेश्चन को रिपीट कर दिया इसने, ऑलमोस्ट मोस्टली सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये होता है कि आपने परेटो ऑप्टिमस शीट बोलता था, ये पिछले साल भी मैंने दी थी, इस साल भी मैं आपको दूंगा, ठीक है, हर सब्जेक्ट की, इसमें सोसाइटी और उसकी है, जैसे ग्लोबलाइजेशन का है, ग्लोबलाइजेशन डाइवर्सिटी कैसे इंपैक्ट हो रहा है, लोकल आइडेंटिटी कैसे इंपैक्ट हो रही है, वो सब, ठीक है, इम्पैक्ट ऑन द एजेड इम्पैक्ट क्या है, फैमिली पे इम्पैक्ट पूछ ले, वुमन पूछ ले, कुछ भी, ठीक है, ऐसे सारे टॉपिक्स से मैंने आपको आइडेंटिफाई कर दिए टॉपिक्स, ठीक है, एक ये हुआ, टॉपिक्स को ऐसे आइडेंटिफाई किया सिलेबस और पीवाईक्यूज को देख के, ठीक है, वही मैंने आपको बताया परेटो ऑप्टिमाइजेशन अप्रोच है, हम वही 20% टॉपिक्स करेंगे जो 80% बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, रादर देन करंट अफेयर्स के टॉपिक्स, ठीक है, जो भी हम टेस्ट भी अगर बनाएंगे तो पीवाईक्यू इंस्पायर्ड ही होंगे, वो अपनी मर्जी से कोई भी टेस्ट क्वेश्चन नहीं डालने वाले हम, जब तक पीवाईक्यू खत्म नहीं होंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हमारा पूरा कोर्स पीवाईक्यू पे बेस्ड है, ओनली पीवाईक्यू, ठीक है, ये बना दिया। फिर उसके बाद जब जैसे अब उसके बाद क्या है कि आपको थोड़ा सा वैल्यूएडिशन जो बोलते हो आप लोग, ठीक है, वैल्यूएडिशन भी चाहिए तो वैल्यूएडिशन भी दिया जाएगा कि मान लो ये तो चलो बेसिक्स है, ये सब पढ़ते ही हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइज क्राइम और टेररिज्म लिंकेजेस क्या है, वो सब बेसिक, ये तो आपको हर जगह पढ़ते हो आप। फिर उसके बाद भाई ये कुछ केस स्टडीज हैं, भाई ये वाली केस स्टडी है, ये केस स्टडी आपको बता दी, इसको यूज कैसे करना है, केस स्टडीज को यूज कैसे करना है, तो ये भी आपको बताया जाएगा। फिर मैप वैप वो सब बेसिक है, ये सब आपको पता ही है, फंडामेंटल चीजें हैं, है ना, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, इसी को मैं वैल्यू एनरिचमेंट बोलता हूँ, लेकिन वैल्यू एनरिचमेंट तभी काम करता है जब डिमांड और सपोर्ट आपको बताऊँ, ठीक है, तो ये आपको बता दिया, ये चीज थी, शेड्यूल आपको बता दिया, ये डिस्काउंट्स वगैरह हैं तो ठीक है, ये आपको बताइए, ठीक है, तो ये था। अब आपको अगर किसी को क्वेश्चन है तो दे कैन आस्क, व्हेन विल एथिक्स विल दीक्षांत, एथिक्स विल स्टार्ट, वी आर प्लानिंग इन दिसंबर, है ना, मिड दिसंबर से एथिक्स को स्टार्ट करेंगे, लास्ट ईयर भी चलाया था तो सिमिलर प्रोफाइल पे एथिक्स चलेगा। व्हाट इज द बेसिक एक्सपेक्टेड फ्रॉम योर साइड, फ्रॉम आवर साइड, योर साइड एक्सपेक्टेड बेसिक ये है कि जो भाई अगर मान लो मैंने आपको बोला भी जैसे हिस्ट्री का सेशन है 29 को, है ना, तो भाई हिस्ट्री के पीवाई यूज करके आओ, तो मतलब अगर मैं आपको बोल रहा हूँ मॉडर्न इंडिया में कि भैया देखो ये 10 टॉपिक है जो पढ़ने हैं आपको, ठीक है, अब आप एकदम आपका मुंह खुल जाए कि यार ये 10 टॉपिक कैसे पता लगा, मेरे को तो पता ही नहीं, भाई आपको बेसिक ये एक्सपेक्टेड है कि जो भी पीवाई क्यूज है पहले आपको वो सारे याद होने चाहिए क्या क्या आए हुए हैं। दूसरी चीज, अगर आपको जो बता दिया गया कि भाई थोड़ा सा तो विश्वास करोगे ना, भाई हमारा आया है, हमने हमारा स्कोर आया है तो यू कैन ट्रस्ट अस, ठीक है, और एक बार नहीं आया, बार बार आया, लगातार आया है, ऐसा नहीं है कि एक बार तुक्का बिड़ गया ना, हमें पता है एग्जैक्टली क्या काम करता है क्या नहीं करता, और ये भी नहीं है कि बहुत पुराने हम 2014-15 के टाइम के हैं कि उस टाइम जो काम करता था अब नहीं करेगा, अभी लेटेस्ट ट्रेंड के ही हैं हम, ठीक है, तो हमें पता है एग्जैक्टली क्या काम करता है, तो हम आपको बता देंगे भैया ये नक्सलिज्म पे ये पेज नोट्स बना लो। अब आपको फोमो हो रहा है, वही मैंने आपको बताया ओवर ईटिंग और इंडाइजेशन, वो सब कि फोमो हो रहा है, नहीं यार वो तो उसके तो 20 पेज के नोट्स हैं, उसने 300 पेज के नोट्स थे सिक्योरिटी के, मैं तो वो पढ़ने जाऊंगा, भाई उसको वो वाला जो बंदा है वो बहुत डिटेल में पढ़ाता है, उतना डिटेल में अगर आप पढ़ने जाओगे आपका सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा, ऑप्शनल भी करना है, बहुत कुछ करना है, तो हम बोलेंगे कि जो पहली बात तो जो अगर पीवाईक्यूज वगैरह आपको याद होनी चाहिए, दूसरी चीज जो हम आपको बोलेंगे कि इतना पढ़ लो, ठीक है, विश्वास करना पहली चीज तो कि जो हम बोल रहे हैं उतने से काम चल जाएगा, ठीक है, जितना हम बता रहे हैं उतने से काम चल जाएगा। फिर तीसरी चीज, अब हर चीज के नोट्स हम आपको बना के दे नहीं सकते क्योंकि भाई हमें 80 दिनों में सारे सब्जेक्ट जीएस3 के सारे सब्जेक्ट कवर करने हैं, तो सारे नोट्स को आपको नहीं दे पाएंगे हम आपको बना के दिखा देंगे 3-4 टॉपिक्स पे, भैया ऐसे ऐसे नोट्स, मान लो गवर्नर का ऑफिस पकड़ा कि फिजिकल फेडरलिज्म पकड़ा, लक्ष्मीकांत खोल के दिखा देंगे भाई ऐसे ऐसे मैंने अपने टाइम पे कैसे नोट्स बनाए थे, उसको देख के कैसे छोटे छोटे नोट्स बनाए थे, वो आपको 4-5 टॉपिक पे बना के दिखा दिया जाएगा। उसके बाद बाकी टॉपिक्स आपको खुद बनाना होगा, हमसे आपको अब हमसे फिर पर्सनल आके बोल दो कि भैया मैंने ऐसे नोट्स बनाए हैं, हम फीडबैक दे देंगे कि हाँ ऐसा ऐसा है, समझ रहे हो ना, आपको थोड़ा बहुत हम करके दिखा देंगे, लेकिन बिल्कुल स्पून फीड थोड़ी कर पाएंगे कि सारे नोट्स दे दिए, आपको एक बार स्किल सेट सिखा देंगे, हमारा काम है स्किल सेट सिखाना, स्पून फीडिंग नहीं, हम आपको स्किल सेट दिखा देंगे, उसके बाद फिर आपको नोट्स बना लेना टॉपिक्स पे।
व्हेन विल, ये तो हो गया, ठीक है। इफ एनीबडी, सर टेम्पलेट सिर्फ 4 लॉज में मिलेगा, अगर एसआईपी में कोर्स थोड़ा सा सब्जेक्ट वाइज अगर मिल जाता तो अच्छा होता है। एज लास्ट 3-4 ईयर से जीएस का 10% और बनाया हुआ, तो मैंने पीवाईक्यू बट ज्वाइन किया है एसआईपी। देखो बिल्कुल स्पेसिफिक टेम्पलेट्स तो वो लॉज में ही, 4 लॉज में ही रहेगा। एसआईपी में आपको बता दिया जाएगा कि पढ़ाते पढ़ाते कि हाँ भाई ऐसा ऐसा है ना, कि ऐसे ऐसे है कि आपको ये करना है, ठीक है, ये टॉपिक है। फिजिकल फेडरलिज्म में ये चीजें काम की हैं। पढ़ाते पढ़ाते मैं बोल दूंगा कि यार देखो ये फिजिकल फेडरलिज्म में अभी 16 फाइनेंस कमीशन आया है, तो इसको न्यूज में यूज कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हो आप, ठीक है। या फिर ये पर्टिकुलर ये एनके सिंह कमेटी है, इसको यहाँ यूज करना है, मोटा मोटी बता दिया जाएगा। लेकिन बिल्कुल स्पेसिफिक टेम्पलेट्स के लिए तो अलग से एक सेशन लिया जाएगा, वो सेशन फिर लॉज में ही होगा, कि प्रॉपर तमीज से आपको बता रहे हैं भाई ये 6-7 तरीके के हैं। एग्जैक्टली निखिल एग्जैक्टली कैपेबिलिटी अप्रोच भाई आपको बता देंगे, आप कर लो, और उसके बाद फिर आपको खुद चीजें देखनी पड़ेंगी। स्पून फीडिंग से मतलब कैसे चलेगा ना, हमने खुद कभी, जैसे मैं भी आईटी से ही हूँ, ये निखिल भी, तो हमारे साथ कभी स्पून फीडिंग की नहीं गई, तो हमारा थोड़ा सा बायस है कि हम स्पून फीडिंग नहीं करते। हाउ टू इम्प्रूव कुकिंग स्किल्स नाउ डूइंग ड्यूरिंग मीन्स, हाँ कुकिंग स्किल्स आपको देंगे ना, कुकिंग टेस्ट वगैरह देंगे आपको, पूरा प्रॉपर सिखाएंगे। अभी आप बोलोगे तो टेस्ट डाल दूंगा, कुकिंग टेस्ट कर लेना उसको। कुकिंग का मैं आपको पहले बताऊंगा थोड़ा सा ना, कुकिंग को बताने से पहले पहले आपको सब्जेक्ट भी थोड़ा सा आना चाहिए, इसलिए कुकिंग को हमने लास्ट में रखा है शेड्यूल के अंदर। उसका अलग से सेशन भी लूंगा मैं, जैसे मैंने लिखा होगा यहाँ पे, मैंने लास्ट ईयर भी यही किया था, सेम काम किया था। कुकिंग का अलग से मैंने सेशन लिया था एक, फिर उसके बाद 1-2 दिन बाद मैंने आप टेस्ट दिया था, और फिर उसका डिस्कशन भी किया था कि भैया देखो ये क्वेश्चन है ऐसे ऐसे, इसको ऐसे कुक करना है, ठीक है, तो वो आपको बता दिया जाएगा। सर शुड वी डायरेक्टली मेक एलएमआर डायरेक्टली, हाँ डायरेक्टली मिला ना, लेकिन एक बार वो है कि पहले आपको टॉपिक्स तो पता चले, पीओटी तो करना पड़ेगा ना, पॉट तो आपको बनाना पड़ेगा ना। जैसे तीन है ना, आपने देख लिया पॉट, एलएमआर और नाइस, है ना, तो पहले पॉट आइडेंटिफाई कर लिए, जब पॉट हो गए तो फिर बनाओ एलएमआर डायरेक्ट। बस ये है कि बिल्कुल ही फर्स्ट टाइमर हो तो एलएमआर नहीं बना पाओगे, फिर आप पता चला आपने ऑफिस ऑफ गवर्नर के 4 पेज के नोट्स बना रखे, 4 पेज के नहीं बनते उसके, मतलब मेरे पर्सनल नोट्स ऑफिस ऑफ गवर्नर के 3/4 पेज के हैं, है ना, उतने में सब कवर हो जाता है, उसके बाहर जरूरत नहीं पड़ती। सेपरेशन ऑफ पावर्स है, बहुत बड़ा टॉपिक है, हर साल एक क्वेश्चन आता है उसका, हर साल आता है। मतलब मैं यूपी भी क्वेश्चन अभी जैसे बना रहा था पीडीएफ, तो मैं देख रहा था उसमें भी एकदम हर साल क्वेश्चन आ रहा है, तो उसका एक पेज डिजर्व करता है, वो डिजर्व करता है एक पेज, तो उसके बना दिए। तो फिर अभी क्या मुझे, आप लोग बोल नहीं सकते क्या? आप लोग बोल ही सकते हैं यार, मैंने होगा सर इसमें। सर मैंने एक डाउट पूछना था हाँ 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 सर, अगर मैं समराइज कर सकूं जो मैं इस सेशन से हाँ बात समझ रहा हूँ कि हाँ हाँ, सर आप पीवाईक्यू के थ्रू पहले टॉपिक की अनलिस्टिंग बताओगे कि पीवाईक्यू को एग्जैक्टली, एनालाइज करना कैसे है, ठीक यस है। यस। और उसके बाद सर जैसे कि मैं मान लेता हूँ जैसे नक्सलिज्म है या मतलब मान लेते हैं साइबर सिक्योरिटी है कुछ भी है, और जो क्वेश्चंस के थीम्स पीवाईक्यू में पूछ रखे हैं उसको सब हेडिंग बनाते हुए उसके नोट्स प्रिपेयर करने हैं हमको। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और सर ये जो जैसे अब मान लेता हूँ कि जैसे मैंने GS2 आपको मैं एक सेकंड, आपको मैं वो भी दिखाऊं क्या, रुको मैं दिखाई देता हूँ, शायद मेरा एक तो देखना पड़ेगा। ये देखो, जैसे मैं अपने टाइम पे नोट्स बनाता था, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने लास्ट ईयर भी ऐसे पीसीसी से पढ़ाया था। दिख रहा है, मेरी स्क्रीन दिख रही है ना सबको? ये सर नहीं, स्क्रीन पे नोट्स नहीं दिखे। अच्छा अच्छा पीडीएफ नहीं, अच्छा भी दिखाता हूँ, रुको। इसमें क्या है, स्टॉप शेयरिंग दोबारा करना पड़ेगा, विंडो, हाँ ये देखो, जैसे ये अब पीडीएफ दिख रही है ना, Yes, अब yes. है ना, अब देखो, अब ये पीडीएफ है, ठीक है। अब मैंने अपने टाइम पे ऐसे नोट्स बनाए थे कि अब अगर आप देखो ना, क्लाइमेट चेंज का इतना बड़ा टॉपिक है जो GS1 GS3 में कंबाइन होकर पूछा जाता है, वो ये दूसरा पेज तो थोड़ा सा मैंने फर्स्ट टाइम में बनाया था तो बहुत इसमें वर्बोस लिखा हुआ है मैंने, लेकिन ये पहले पेज में अब तुम मेरे से कोई भी क्वेश्चन लिखवा लो क्लाइमेट चेंज पे, इसमें देखो मेल्टिंग थर्ड पोल का जो एक क्वेश्चन आया था 2021 में, है ना, जब मैंने पहला मैच, उसके जितने भी 10-15 पॉइंट है वो देखिए छोटा छोटा करके लिख रखा है। जेट स्ट्रीम का एक पॉइंट बनता है, टेम्परेट साइक्लोन का बनता है, एमॉक का बनता है, टीएच ये थर्मो अलायंस सर्कुलेशन, एमॉक होता है एंटी मेरिडोनियल, ये ओशन सर्कुलेशन, ठीक है, हीट डोम, ग्रीन हाउस गैसेस, पोलर वॉर्टेक्स, ओशन करंट्स, डिस्प्ले, ये फिर ये उसके हैं क्लाइमेटोलॉजी वाले पॉइंट्स हैं, ये ह्यूमन वाले पॉइंट्स है, फिशिंग इंपैक्ट होता है, लैंड यूज इंपैक्ट होता है, डिस्प्लेसमेंट, रिसोर्सेज, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, सी रूट्स, ठीक है। तो ये फिर उसके बाद ये देखो कॉप, जो मैं बोल रहा हूँ न्यूज इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, ये कॉप 27 मैंने कोई पॉइंट देखा किसी न्यूज मैगजीन में, कॉप 27 में कुछ AMI पेसर और माड्रिड प्रोटोकॉल ये कुछ करके आया था, तो मैंने अब सोचा कि यार इसको इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन चिपका दूंगा कहीं पे भी, समझ रहे हो? तो ऐसे करके मैं नोट्स बनाता था अपने टाइम पे।
समझ रहे हो ना? तो ऐसे सारे मैंने बहुत छोटे-छोटे नोट्स बना रखे, बहुत ही छोटे-छोटे, मैं और दिखाता हूँ आपको। क्वालिटी के जैसे ये एवरीवेयर फाइल थी, ये कुकिंग के अंदर काम आती है, ये मैं कुकिंग वाले लेक्चर में पढ़ाता हूँ कि किसी भी एक स्ट्रक्चर जनरल बना रखे हैं मैंने। जैसे इलेक्ट्रोल रिफॉर्म्स मैंने कोलेट एक पेज में पूरे इलेक्ट्रोल रिफॉर्म्स कोलेट कर रखे हैं, आरपीए भी है इसके अंदर सारा, ठीक है? अब इस पेज के बेसिस पे मेरे से कोई भी इलेक्ट्रोल रिफॉर्म्स का क्वेश्चन लिखवा लो, मैं लिख दूंगा। मैंने इसको इतना छोटा-छोटा लिख रखा है कि जैसे इलेक्शन रिफॉर्म्स के भी अगर आप कोई रिफॉर्म्स लिखने, राइट टू रिजेक्ट, फ्रेंच वाला एक सिस्टम है, ठीक है? अपॉइंटमेंट के अंदर सीए वाला ये अनूप बरनवाल केस है, इंडिपेंडेंस यूएस के अंदर, यूके के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर क्या-क्या मॉडल, बहुत छोटा-छोटा करके, मतलब बहुत ही छोटे-छोटे नोट्स, इसी के को मैं बोलता था लास्ट मिनट कॉल नोट्स। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? सर अब आप मेरे जैसे को बोलो। कि मतलब मैं जो पूछ रहा था बात हाँ, कि मेंस में सर जैसे कि एक सिलेबस पॉइंट है, ठीक है? हाँ, कि सिलेबस खुद बताता है कि हमको क्या-क्या प्रिपेयर करना है। उसके हाँ, बाद सेकंड आता है कि सिलेबस के कौन से डायमेंशंस हमको प्रिपेयर करने हैं, ये पीवाईक्यू से पता चलते हैं। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। तो मैं कह रहा था कि जैसे अब हमको सिलेबस में मान लेते हैं, जैसे मैंने कहीं से पढ़ रखा है, जैसे जीएस 2 मैंने आतिश माथुर सर से कवर कर रखा है। हाँ, 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 उनकी टॉपिक्स की कुछ एनलिस्टिंग है। हाँ, उसमें से भी जैसे हम आपके थ्रू उसमें से भी जो प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं एक उसको एनलिस्ट कर देंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और उनमें से भी जो मतलब एक कॉमन डेटा सेट, जैसे आपने दिपिन सर की बात की, मैंने उनका भी हुँ, लगाया था। तो हुँ, उनका जो एक कॉमन सेट पॉइंट होता है कि एक गिवन फ्रेमवर्क से हम 4-5 क्वेश्चन निकाल लें, हुँ, लेकिन हुँ, मतलब लैंग्वेज चेंज करते हुए। क्योंकि हर हाँ, सब्जेक्ट की अपनी-अपनी एक लैंग्वेज है। इंटरनल हुँ, सिक्योरिटी में हम सिक्योरिटी के थ्रू बात करेंगे। जैसे यस, एथिक्स में सर यस, इंटीग्रिटी और इन सब की बात करते हैं, ना कि हम इन हुँ, जनरल जीएस वाली बातें करें। यस, तो मतलब मैं ये सही कह रहा हूँ कि आप मतलब एनलिस्ट करवाओगे मतलब टॉपिक्स, और ये मतलब एक हुँ। मतलब एक डायरेक्शनल कोर्स है ये। एग्जैक्ट टॉपिक एंड लिस्टिंग ना दूसरे लोग भी करवा रहे हैं, ठीक है? यस सर। हमारा स्पेशलिटी क्या होगा कि वो परेटो ऑप्टिमाइजेशन करवा देंगे उसका हम, कि जो काम की चीजें है ना, भाई टॉपिक्स जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है? एक टीचर है, बहुत फेमस टीचर है, उसके मैं 300 पेजेस के सिक्योरिटी के नोट देख रहा था। मैं देख रहा हूँ भाई कोई रैंडम सी कोई एक्ट के अंदर अमेंडमेंट आ गया, उसके ऊपर 2 पेज के नोट्स बना के डाल रखे हैं। वो सर एक लाइन पे डिज़र्व, एक लाइन से मैंने ऊपर भी डिज़र्व सर नहीं मैंने भी सर वहीं से किया था, लेकिन करती। एक्चुअली मैं नॉट मैं वही बता सर रहा हूँ ना। मैं लेकिन मेरे को हाँ, सर वो था कि मैंने उससे जब अपना खुद से मैंने हैंड रिटन बनाया है, हाँ, तो मैंने हाँ, उसको बहुत वो 300 पेजेस को जैसे 40-45 पेज में लाया मैं। हाँ, हाँ। तो तो सर हम मतलब ये कोशिश करेंगे उसको और छोटा कर दें। मतलब ओके। हाँ, मतलब मेरे तो सर पर्सनल नोट्स मैं आपको दिखाऊँ क्या? मेरे कितने हैं? मेरे तो 15 पेज 10 पेज के हैं। 10 सर A4 शीट्स भी होंगे मेरे। मैंने मेन से पहले भी आपका देखा था, आपने जो दिखाया था। हाँ, हाँ, हाँ। तो तो वो अपना वही ख़ासियत है कि बिल्कुल पूरा नक्सलिज़्म में देख लो ना, इतना बड़ा टॉपिक है। मैंने एक वन साइड A4 शीट के अंदर खत्म कर रखा है उसको सारा। तो तो सर अगर मैंने मतलब नोट्स अगर किसी के बना रखे हैं, जैसे शॉर्ट हुँ, नोट्स करके ही, हाँ, एक क्योंकि लॉन्ग फॉर्मेट नोट्स हैं जो आपने कहा हाँ, 300 पेज है या हाँ, 70 पेज है, कोई हाँ। भी प्रोवाइड कर रहा है। हुँ, उससे हुँ। मैंने अपने नोट्स बना लिए हैं, अगर 40-45 हाँ, पेज के पर हाँ, सब्जेक्ट हाँ, जैसे हाँ। बना रखे हैं। तो हुँ। वो मैं सेशन के बाद उसको आपसे चेक करवाऊँगा, या मतलब कैसे मतलब उसको? कैसे भी कर लो, कभी भी पहले करवाना है पहले करवा लो, सेशन के बाद करवाना है। ये तो मतलब इसमें हमने एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया, लेकिन इट इज़ एविडेंट कि वी विल बी अवेलेबल ऑल द टाइम। तुम्हें मान लो नोट्स तूने बनाए हैं, तो यू कैन एनी टाइम कम टू मी, ठीक है? और निखिल, आप अपने नोट्स वेरीफाई करवा सकते हो कि हम ऐसे बना रहे हैं, तो वी विल गाइड यू वन टू वन कि ऐसा-ऐसा करना है। ठीक है सर। तो सर ये टेलीग्राम पे ही मतलब वो जो मेन ग्रुप है अपना हाँ, हाँ, टेलीग्राम वाला जो आईडी है ना, पर्सनल यस आईडी सर। भी दे देंगे, लेकिन वो एनएफयू ऑफिशियल वाली आईडी पे कर देना। ठीक है सर। हाँ। ठीक सर, ओके। और ये बनने के बाद फिर उसके बाद न्यूज़ इंटीग्रेशन कैसे-कैसे छोटे-छोटे, जैसे मान लो कई बार क्या होता है ना, टाइम खराब होता है। पहले मेन एक मेंस लिख लिया, अगला मेंस दोबारा लिखना पड़ता है कई बार, है ना? तो अब जैसे मेरे को 21 में, 22 में, 23 में 3 बार लिखा मैंने। तो अब जब 22 में भी 21 में नोट्स तैयार हो चुके थे, अब 22 में मेरे को मेंस लिखना है, मेरा मैथ्स ऑप्शनल है, 15 दिन से ऊपर जीएस के लिए तैयारी करता नहीं था मैं सारा टाइम मैथ्स को देता था। तो 15 दिन में मेरे को सब कुछ रिवाइज़ करना है। तो मैं उस टाइम पे यही करता था कि भई जो भी आपके करंट अफेयर्स के सोर्स, दीपिन सर या फिर जो भी कुछ भी आ रहा है, 365 आ रहा है, खोला उसको जल्दी-जल्दी 1 घंटे में, 2 घंटे में स्कैन करा, जो मेरे काम की चीज़ है निकाल ली। मैंने देखा पेज कमिटी, मेरे को अभी भी याद है 2023 में एक पेज कमिटी एक्स्ट्रा वर्ड सीख लिया था मैंने, स्पीकर के अंदर, ऑफिस ऑफ स्पीकर में। एक एक्स्ट्रा वर्ड वही मिला था बस, पूरे उसके जो 2-3 पेज का बना के देते हैं वो। उसके अलावा जो भी सब लिखा हुआ था सब ऑब्वियस सी चीज़ें थी मेरे लिए। या तो मैंने पहले पढ़ रखा था या मेरे नोट्स में था वो। और इतनी सी जगह है सिर्फ, मतलब 4-5 लाइनों के अंदर स्पीकर के नोट्स बना रखे हैं मैंने।
क्योंकि मेरे को पता है एग्जैक्टली नोट्स में क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। मैं जो चीजें मैं खुद सोच सकता हूँ ऑन द स्पॉट, मैं वो नोट्स में नहीं लिखता। जो चीजें मैंने किसी जैसे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स वाले पॉइंट में अगर मैंने कहीं लिख रखा है ना उसको, तो सेम चीज को मैं दोबारा कॉपी करके नहीं लिखता। खाका कमेटी के पॉइंट्स अगर कहीं पे लिख रखे हैं तो बस दूसरी जगह में खाका, सिर्फ खाका मेंशन करूंगा, उस सेम चीज को रिपीट नहीं करूंगा, रिपीटेशन नहीं होगा नोट्स का। तो इसी चक्कर में क्या है ना, नोट्स बहुत छोटे हो जाते थे। इससे फिर मेरे को जोर भी पड़ता था कि सोच भाई, मतलब थिंकिंग, मैंने बताया थिंकिंग बेस्ड प्रिपरेशन की सोच, अभी सोच। एग्जाम में आंसर राइटिंग में करता नहीं हूँ, मतलब मैं जैसे जो होता है ना प्रॉपर तमीज से, मैं तो अपने टाइम पे नहीं करता था, मैं सीधा पेपर में लिखता था आंसर, ठीक है। तो मेरे को यही वाली अप्रोच जो है मेरे को बचा लेती थी उस चीज से, कि आंसर ना लिखे बिना भी मेरा काम चल जाता था। क्यों? क्योंकि पढ़ते हुए ही इनडायरेक्टली आंसर राइटिंग कर लेता था सारी मैं, कि पढ़ते पढ़ते ही मैंने नक्सलिज्म का, भाई अगर मैं 10 मिनट बैठ कर रिकॉल कर लूंगा तो मेरी होनी गई आंसर राइटिंग, बताओ। उसके बाद एक ही चीज बचती है कि 3 घंटे में पेपर कंप्लीट करना सीख लूं मैं। उसके लिए मैंने एक दो पेपर लिख देता था मैं। 21 में लिखे थे मैंने एक पेपर, 22 में दो लिखे थे, 23 में मैं बिल्कुल भी लिखे थे, 23 में सीधा गया था पेपर देने। समझ रहे हो ना? मेन है कि सुचवाया जाएगा आपसे। ये नहीं है कि मैं आपको, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मैं आपको सीधा पका पकाया 300 पेज के नोट्स दे दूं, नहीं दूंगा मैं आपको ऑन द स्पॉट क्लास में ही बनवाए जाएंगे नोट्स। बैठो हमारे साथ बैठो। पिछले लास्ट ईयर तो मैंने यही किया था, नंदिनी विल एग्री, नंदिनी अगर है तो, है ना, तो शी विल एग्री कि भी हमने लास्ट ईयर भी यही किया था। हमारा अप्रोच यही है कि स्पून फीडिंग नहीं करनी है, ऑन द स्पॉट भाई आओ क्लास में दिमाग चलाओ हमारे साथ, ठीक है। ये नेटफ्लिक्स की सीरीज नहीं है कि आए और अपना बैठ गए, चला के बैठ गए और अपना साइड में ऐसे कोने में बैठ के, काउच पे बैठ के देख रहे हैं। साथ साथ हमारे साथ पेन चलाओ, साथ साथ दिमाग चलाओ। उससे होगा क्या ना, आपका ऑन द स्पॉट टॉपिक तैयार हो जाएगा, आपको बाद में करने की जरूरत नहीं है। ये नहीं है कि मैंने आपको 20 पेज दे दिए नक्सलिज्म पे, फिर उसको आपको बाद में खुद छोटा करना पड़ रहा है। जैसे अभी आप बोल रहे थे ना, आपने नोट्स देखे और आपको खुद छोटा किया, ऐसी नौबत नहीं आएगी। साथ साथ ही हो जाएगा आपका सारा काम, तो साथ साथ खुद ही बना लेना। ओके तो सर। वो अब उसमें ये कर सकते हो कि भाई आपने जो नोट्स बनाए हैं, अगर उसी में काटा पीटी करनी है तो उसमें काटा पीटी कर लेना, नहीं बनाने तो नहीं बना लेना। मतलब वो देख लेना, सबका अपना रहता है कि आपको क्या सूट करता है। ओके सर। है ना? बाकी और निखिल भी है, निखिल बोलो भाई कुछ। अमोघ, निखिल हैज आल्सो ज्वाइंड। Hello, hello. हेलो निखिल। Hello, Naman. Hello, everyone. So I guess Naman has explained it very well, like what our approach is. I just want to add one thing कि notes बनाते time भी we will be going a bit beyond the PYQs कि जो topic identification feature है हमारा, उसमें not only we will enlist the PYQ themes जो कि Pareto optimized topics का एक theme है ही, बट वी कैन गो अ बिट बियॉन्ड एंड सी कि अब जैसे एक उसका एक एग्जांपल है कि हिस्ट्री में गवर्नर जनरल पे 2 क्वेश्चन पूछ चुका है वो। एक बार कर्जन पूछ लिया, एक बार डलहौजी पूछ लिया। अब देयर इज अ वेरी गुड प्रोबेबिलिटी कि लिटन पे पूछ ले वो, तो व्हाई नॉट लाइक प्रिपेयर लिटन एज वेल। एंड जो आई थिंक मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स डू मिस आउट ऑन, जैसे इससे पहले जब मैं प्रेप करता था तो फिर 2023 में मैंने गेस प्रिडिक्ट कर लिया था कि कर्जन आएगा, और वो आया भी था। 19 में आया तो 20 में आया था। हाँ, ये चीज होनी चाहिए कि देयर विल बी अ बिट ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी, बट इट विल एंटायरली बी बेस्ड ऑन द पीवाईक्यूज, क्योंकि वही उसी को हम ऑप्टिमाइज कर रहे हैं ना। मतलब इफ यू नो व्हाट परेटो ऑप्टिमाइजेशन इज, इट्स मैक्सिमाइजिंग व्हाटएवर दैट वी नो। एंड सेकेंडली, इन एडिशन टू व्हाट नमन सेड कि नमन के नोट्स इसीलिए बेस्ट है क्योंकि दे हैव क्रॉस यूटिलाइजेबल कंटेंट। तुम अगर उसका पॉइंट जो हाहा कमिटी का उसने सोसाइटी में लिखा है, सेम पॉइंट सिक्योरिटी में भी लिखा जा सकता है, सेम पॉइंट ट्राइबल वाले क्वेश्चन में भी लिखा जा सकता है, सेम पॉइंट सोशल डेवलपमेंट भी लिखा जा सकता है, सेम पॉइंट बैकवर्ड एरिया डेवलपमेंट में भी लिखा जा सकता है। तो आई होप मतलब यू गॉट द जिस्ट ना कि सिंगल मतलब 5-6 पॉइंट का मसाला अगर आप 5-6-7 क्वेश्चन में क्रॉस यूटिलाइज कर पा रहे हो, तो दैट इज व्हाट परेटो ऑप्टिमाइजेशन मीन्स। That's it from my side. If you have like any questions, any doubts, you can. बिन्स लास्ट अभी जो नेक्स्ट 4 दिन है ना, तो वी विल एडवाइस कि अपनी तरफ से हिस्ट्री रिवाइज कर लो और पीवाईक्यूज वगैरह अपनी तरफ से एक बार आइडेंटिफाई कर लो। देन जैसे वो हमारे, मैं विद्या मंदिर में कोचिंग ली थी मैंने आईटी की, तो हमारे टाइम पे यही बोलते थे कि मेरी टोटल 100 क्लासें हुई थी 2 साल में, है ना। तो वो पढ़ाते बहुत कम थे, वो बोलते थे कि पहले खुद पढ़ के आ जाओ, ठीक है। जो पढ़ के आ जाओगे फिर उसके बाद देख लोगे ना, फिर तुम्हें एग्जैक्टली पता चलेगा कि अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाओगे।
जो सामने वाला बोल रहा है। नहीं तो क्या होता है, कई बार आधी चीजें तो दिमाग से ऊपर ऊपर से जाती हैं। तो आवर एडवाइस विल बी कि अभी मैंने बोला भी था PYQs डाले थे, PYQs के देख के उसके अपने हिसाब से एक बार लिस्टिंग कर लो, एक बार पता चले कि क्या पता तुम्हारी बिल्कुल सेम अप्रोच हो, तो बहुत बहुत ईजी हो जाएगा फिर। ठीक है, एक बार आइडेंटिफाई कर लो, क्वेश्चंस देखे, ठीक है, आइडेंटिफाई कर लो कि अच्छा यार ये टॉपिक है, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन आते हैं, ये आते हैं, फिर उसके बाद अपने नोट्स देख लो, फिर देखो कि यार मैंने जो नोट्स बनाए हुए हैं और जो क्वेश्चन आते हैं क्या जस्टिफाइड है वो नोट्स, है ना, ऐसे करके। तो ये 4 दिन अभी ये कर लो। ऐसे ही हमने कोशिश की है, जो भी शेड्यूल बनाया है ना उसमें थोड़ा थोड़ा टाइम दिया है हमने जानबूझ के कि टाइम मिलता रहे। जैसे हिस्ट्री के बाद हमने कुछ तो टाइम दिया होगा पक्का, जियोग्राफी के लिए 1 के बाद 3, 5, 7, हाँ देखो टाइम दिया है ना। तो यही है कि अभी 4 दिन आप हिस्ट्री का थोड़ा सा अपना जो अपना मसाला है तुम्हारे पास, उस मसाले को देख लो, PYQs को देख लो, लिंकेज बनाने की कोशिश करो और देखो कि क्या आ सकता था। जैसे हमने इस बार जो प्रेडिक्ट किया था कि यार हमें पता है कि यार वो सोशल रिफॉर्म्स पे पूछता ही है, इंडियन रेनेसां थीम है उसका, बार बार पूछता है वो, ठीक है, या फिर आपका एक ट्राइबल रिवोल्ट्स है, ठीक है, मतलब रिवोल्ट्स पे जनरली रिवोल्ट्स भी पूछता है तो जनरली ट्राइबल ही पूछता है वो, ठीक है। क्यों पूछता है? क्योंकि ट्राइबल थीम है भाई। तुम देखो PYQ प्रीलिम्स में भी देखो ना, हर साल मैंने 2021 में जब पहला प्रीलिम्स दिया था तो उसमें मैंने देखा था कि भाई ये क्या है, ट्राइबल अफेयर्स वाला आंसर था उसका। तो मैं देख रहा हूँ हर साल ट्राइबल का एक मेंस में या प्रीलिम्स में हर साल एक क्वेश्चन आता है, हर साल आता है, क्योंकि वल्नरेबल ग्रुप में पर्टिकुलरली ट्राइबल उसको पसंद है, तो ट्राइबल से ही वो पूछता है। तो ऐसे ही आइडेंटिफाई करो कि यार इकोनॉमिक हिस्ट्री भी जनरली पूछता है तो क्या पूछता है, वो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन से एकदम चिपक गया है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर वो कि भाई कैसे हो गया डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारा, ठीक है। अब ऐसे ही वो और देखो कि इकोनॉमी पॉलिसी पूछता है, ठीक है, फिर उसके पर्सनैलिटी में क्या पूछता है, पर्सनैलिटी में वो कोशिश करता है कि डायरेक्ट एक सिंगल पर्सनैलिटी का क्वेश्चन ना पूछे जो ईजी पड़ जाए, वो टफ सा कर देता है उसको, या तो कंपैरिजन करवा देगा या बोलेगा कि भाई कंट्रीब्यूटर वुमेन कंट्रीब्यूटर्स पूछ लेगा। अब सारे आपको टाइम के हिसाब से सोचने पड़ेंगे शुरू से लेकर लास्ट तक, एक एक पॉइंट को रिकॉल करना वो टफ हो जाता है। उसी चीज के नोट्स बनाए जाएंगे। जैसे मैंने अपने मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स जो बना रखे हैं इसी चीज के बना रखे हैं। जो एक क्वेश्चन आया था ना 2013 में आया था, मेरे को याद है, डिफाइन द एज एंड एज बैरियर्स और रिलीजन एंड कुछ करके, ठीक है। तो उसके वो आपको रिकॉल नहीं होंगे कि एज के हिसाब से 4-5 जो पॉइंट्स हैं या रिलीजन के साथ 4-5 पॉइंट्स हैं, वो पूरी स्पेक्ट्रम में फैले पड़े हैं, उस चीज के नोट्स बनाए जाएंगे। या फिर गांधी जी अम्बेडकर के डिफरेंस पूछता है वो, तो जनरल बातें तो मुझे पता ही है गांधी जी अम्बेडकर के बीच में, लेकिन कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं उनके, तो वो स्पेसिफिक पॉइंट्स के नोट्स बनाए जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे वो आपको पता चलेगा क्वेश्चंस देख के कि किस चीज के नोट्स बनाने हैं, किस चीज का नहीं बनाने, किस आधी चीजों के नोट्स बनते ही नहीं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि अगस्त ऑफर के 5 पॉइंट्स हैं, भाई उसके नोट्स थोड़ी बनाओगे यार, वो तो तुम याद कर लिए ना प्रीलिम्स में। वो तो अगर मेरे को रहेगा कि मैं रेफर कर दूंगा कि भाई इस वाले पेज पे जाके देख ले, अगर मैं भूलता हूं तो, नहीं तो एक्टिव रिकॉल करेंगे हम तो वैसे ही हमें याद हो जाएगा, समझ रहे हो ना। मैं अब तुम बोलो क्विट इंडिया मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुआ, ये तो यार बहुत बेसिक है, इसके नोट्स नहीं बनाएंगे हम बनाएंगे कि अच्छा कंपैरिजन करो क्विट इंडिया, भाई गांधी जी का मिलिटेंट मूड हो गया था कि गांधी जी तो नॉन वायलेंस करते थे, अचानक से मिलिटेंट मूड कैसे हो गया उनका, क्या रीजन रहा है, ये एनालिटिकल क्वेश्चन है, ये सोचने वाला क्वेश्चन है, इसके नोट्स बनाएंगे हम कि अच्छा यार कुछ नया पॉइंट देखते हैं, सुमित सरकार ने बोला है, सुमित सरकार की बुक ने ऐसा ऐसा कुछ बोला है, तो उस चीज के नोट्स बनाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो ना। नोट्स इसलिए तो छोटे नोट्स बनेंगे ना, LMR है मतलब वो कि जो चीजें याद होनी चाहिए उसके नोट्स नहीं बनेंगे, या जो चीजें रिपीट हो रही हैं उसके नोट्स नहीं बनेंगे। नोट्स उसी के बनेंगे जो काम का है, जो भूल जाते हैं आपको याद। जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि भाई जल्दी जल्दी बताओ मेरे को, लेट्स से मैं आपको बोल रहा हूँ MSME के जल्दी जल्दी मेरे को पॉइंट्स बताओ कि क्या क्या स्कीम्स सरकार लाई है अब तक, ठीक है। तो अब उसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, MSME पे क्वेश्चन भी आता है, हर साल आता है। तो इस चीज के क्या होगा ना, एक लाइन में हम कोमा कोमा करके छोटे छोटे पॉइंट्स लिख देंगे कि एक वर्ड लिखा कोमा, दूसरा वर्ड लिखा कोमा, तीसरा वर्ड, ऐसे करके 10 वर्ड लिख देंगे एक लाइन के अंदर, तो हमारी सारी स्कीम्स एक बारी में रिकॉल हो जाएंगी हमको। अब उन स्कीम्स की एक्सप्लेनेशन नहीं लिखेंगे नोट्स में हम, एक्सप्लेनेशन तो हमें पता है कि वो जो भी उसने करता है वो डिटेल्स हमें पता है, उसकी डिटेल्स नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ पॉइंट लिखेंगे ताकि हमें इंडिकेशन मिल जाए कि ये वाले पॉइंट्स भी रिकॉल करने हैं भाई, ये मत भूल जाइए। जैसे मैंने आपको डाइवर्सिटी वाला बताया कि ये नहीं हो कि एथिकल सोर्सेज मैंने आपसे पूछे और आप सेम ही एथिकल सोर्सेज को घुमा फिरा के बार बार वही लिख रहे हो, डाइवर्सिटी नहीं आ रही। और डाइवर्सिटी तो आप सबको पता ही है, डाइवर्सिटी जीएस के पेपर में डाइवर्सिटी लिखनी पड़ती है ना। एंड वन ऑफ द मेन रीजन कि हम इतने क्रिस्प नोट्स बना पा रहे हैं या फिर कर पा रहे हैं, उसका एक रीजन ये है कि दोज नोट्स वुड बी मेड बाय यू एंड यू ओनली। तो फिर यू वुड नो व्हाट आर्गुमेंट दैट यू हैव इन माइंड, व्हाट सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर यू आर मेकिंग व्हाइल बिल्डिंग दोज नोट्स। तो वो तुम्हारे नोट्स रहेंगे एंड तभी वो कंसाइज रहेंगे, वरना तो मार्केट में तो कितने 500 पेजेस, 1000 पेजेस, 1500 पेजेस, जितना चाहिए उतने पेजेस का डंप है। एंड वो इसीलिए इररिलेवेंट है या फिर लेस रिलेवेंट है क्योंकि किसी और ने बनाया, उसका कोई यूटिलिटी नहीं है। और द सेम थिंग हम भी कर सकते हैं, मतलब हम क्यों नहीं कर सकते कि हम भी तो नोट्स बना के दे सकते हैं,
But why we aren't giving them exactly? Because we want you to make them and have them in a very crisp, concise and very relevant manner कि जो reproducible हो. Reproducibility matters. अभी जैसे वेंकटेश ने कहा कि उसके पास भी 1 पेजर थे पर वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाया, रिफ्लेक्ट नहीं कर पाया उनको एग्जाम में. उसका वन ऑफ द रीजन ये रहेगा कि उसका नोट्स मेकिंग बेस्ड अप्रोच हो सकता है रादर देन थिंकिंग बेस्ड अप्रोच है. थिंकिंग बेस्ड अप्रोच में आप जितना थिंक करोगे, आप जितना मंथन करोगे उस चीज पे, आपका उतना ही वो रिफ्लेक्ट होके आएगा. यू वुड ऑटोमेटिकली बी एबल टू इंटरलिंक, build on linkages, cross utilize, cross develop. I hope I am able to convey my point here कि आप खुद के हैं वो आपके नोट्स, तभी तो उसमें आपकी ओनरशिप है, एंड दैट व्हाट गिव्स इट्स मैक्सिमम यूटिलिटी आल्सो. इससे होगा क्या ना, जैसे पर्सनली मुझे जो बेनिफिट मिलता था कि मेरे को आंसर राइटिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी. मतलब मेरे जो डेली आंसर लिखना, मैं तो 3 घंटे भी आंसर लिखता था सिर्फ इसलिए कि 3 घंटे पेपर कंप्लीशन सीख लूँ कि 3 घंटे कैसे मैनेज करने हैं. जो आंसर राइटिंग वाला पार्ट होता है ना, आंसर राइटिंग क्यों करते हैं हम कि हमें एक बैठ के तमीज से बैठ के तुम्हें सोचने का मौका दिया जाता है, फोर्स किया जाता है कि सोचो भाई अब इस पॉइंट के, इस टॉपिक पे क्या क्या तुम्हें याद है, तो वो हम पहले ही कर लेंगे, हम नोट्स बनाते हुए कर लेंगे ना. अलग से मैं आंसर राइटिंग वाला पार्ट करना है वो ठीक है, टेम्पलेट सीखने हैं, ब्यूटिफिकेशन कैसे करना होता है वो सब अलग है, वो तो करेंगे. लेकिन एक है कि तुम याद करने के लिए भी आंसर लिख रहे हो, ठीक है, तो वो तो फिर रिपीटिशन ऑफ एफर्ट्स है. समझ रहे हो ना, कि कोशिश करो इंटीग्रेट कर दो. यही स्मार्टनेस है कि जो भी तुम मान लो 15 मिनट लगा रहे हो, तो 15 मिनट में ऐसा कोशिश करो कि 15 मिनट में 4 घंटे का काम हो जाए. ये नहीं कि तुमने 15 मिनट किया फिर उसके बाद दोबारा 15 मिनट और देने पड़ रहे हैं तुमको, फिर ऐसे ऐसे करके मल्टीपल लेवल्स पे तुम्हें टाइम देना पड़ रहा है. एक ही बारी में सारा काम कर डालो, कोशिश करो. यही तो था ना कि एक ही बारी में इंक्लूसिव ग्रोथ को ऐसे तैयार करो कि कोई भी क्वेश्चन आए इंक्लूसिव ग्रोथ का आंसर हो जाएगा हमसे. अगर बहुत ही टफ आ रहा है तो सबके लिए टफ है. जैसे अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे पूछा था, मेरे को याद है 2023 में पूछा था शायद, ठीक है, अब नहीं आता था मेरे को अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे कैसे करते हैं या मेजरमेंट कैसे करते हैं, तो मैंने 3 पेज दिए होते हैं, 1 पेज लिखा और आगे बढ़ गया मैं, और शायद 95 98 कुछ आए थे, 94 कुछ आए थे मेरे मार्क्स, नॉट बैड. उसमें आधा पेपर तो ऐसे ही छोड़ के आया था मैं, आधा एक पेज लिख के, क्योंकि मेरे को दिख गया था कि मैं अगर डिमांड फुलफिल नहीं करूंगा नंबर नहीं मिलेंगे, पहली चीज. दूसरी चीज कि भाई वो क्वेश्चन मेरे लिए टफ नहीं है, वो सबके लिए टफ है, किसी को नहीं आता. प्रीलिम्स की नॉलेज से जो मैं यूजुअल सर्वे, वीकली सर्वे, डेली सर्वे, वो जो थोड़ा बहुत जो कुक कर सकता था कुकिंग कर दी, उसके अलावा मैं कुकिंग करूंगा, मुझे पता है नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं जो भी लिखूं वो क्वेश्चन की डिमांड फुलफिल नहीं करेगा. समझ रहे हो ना. तो ये होता है कि तुम जो भी काम कर रहे हो तुम्हें पता है कि तुम उससे रिजल्ट आएगा या नहीं, और उसके लिए तुम्हें फिर थोड़ा सा एक चाहिए होता है कि क्या काम करता है क्या नहीं करता, बताने वाला कि जो बता दे तुम्हें कि ये चीज और ये काम हमें करती है. भी इसीलिए पता था कि वो क्वेश्चन मुश्किल है या फिर आसान है, क्योंकि हमने एक्सटेंसिवली पीओ टॉपिक्स आइडेंटिफाई करे हैं. हमको पता है कि अ सीरियस कैंडिडेट हु इज अ रैंक चेजर शुड नो दीज काइंड ऑफ टॉपिक्स, और हम वो सीरियस कैंडिडेट है, तो फिर हमारा खुद पे बिलीव था. और सिंस हमारे लिए वो क्वेश्चन थोड़ा सा फार फेच था, इंक्लूडिंग मी एंड नमन, तो फिर इसीलिए वी वुड बी एबल टू गेज कि ये क्वेश्चन डूएबल है या ये क्वेश्चन अनडूएबल है. जैसे इस साल वाले क्वेश्चन में पीपल वेर सेइंग कि सीओपी 26 का प्रेजेंट स्टेटस वाला क्वेश्चन अरे रैंडम पूछ लिया, मतलब वो तो पुराना क्वेश्चन है. बट इन फैक्ट दिस इज अ वेरी रिलेवेंट क्वेश्चन, एंड जो भी इस साल बंदा प्रिपेयर कर रहा, इवन हमारे प्रोबेबल्स में भी वो क्वेश्चन था. हाँ, मैंने तो बोला था ना कि इस साल वो 50% मैंने कंप्लीट कर दिया है. मैंने 4 बार मतलब अपने एसआईपी वाले ग्रुप में भी बोला था, ओपन चैनल पे भी डाला था कि भाई इसको पढ़ लो इसको, ये इतना बड़ा अचीवमेंट हुआ है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ आएगा कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया, ठीक है, करंट स्टेटस क्या है, क्या स्टेप्स ले रखे हैं, तो वो तो आना ही था, क्वेश्चन आ भी गया. और यही क्वेश्चन है कि जो मतलब 360 और 420 में फर्क बनाते हैं. मतलब पेपर कंप्लीट हर कोई कर रहा है, सबको स्ट्रक्चर पता है, सबको इंट्रो बॉडी कंक्लूजन पता है, सब केस स्टडी यूज कर रहा है, सब डायग्राम बना रहे हैं, सब कुछ है. बस बात है कि वो रिलेवेंट हो, क्रॉस यूटिलाइजेबल हो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि डिमांड को फुलफिल करे. अब जैसे मेरे को पता है कि मैं क्लाइमेट चेंज के जनरली क्वेश्चन अच्छा लिखता था, तो मुझे पता है मैं जो आंसर लिख रहा हूँ ना, तो उसमें 15 नंबर का तो 10 नंबर से कम मिलेंगे नहीं मेरे को, इम्पॉसिबल है 10 से कम दे दे एग्जामिनर, क्योंकि मैंने उसमें इतना भर दिया है. ठीक है, अब मेरे को पता है अनएम्प्लॉयमेंट में मैं कितना भी लिख लूँ, अनएम्प्लॉयमेंट मेजरमेंट में मुझे 4 या 5 नंबर से ऊपर नहीं देगा वो. मतलब एक मैं इसको बोलता था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि मान लो मैंने अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे में 2 मिनट एक्स्ट्रा लगाए, मेरे को कितने मार्क्स मिल सकते हैं, मेरे को मैक्सिमम मुझे पता आधे नंबर या 1 नंबर से ऊपर नहीं मिलेगा, मैं 2 मिनट लगाऊंगा तो.
लेकिन अगर वही 2 मिनट मैंने क्लाइमेट चेंज के क्वेश्चन पे या फिर कोई और सिक्योरिटी के क्वेश्चन में लगाए, तो मुझे पता है मैं 2 मिनट 2 नंबर से ऊपर ज्यादा ले जाऊंगा, मतलब 2 नंबर से ज्यादा मिलेंगे मेरे को पक्का। तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि मैं कहाँ पे कितनी टाइम लगा रहा हूँ और मेरे को कितना रिटर्न आ रहा है, तो वो मैं आइडेंटिफाई कर लेता था कि यार इसलिए मैं सिक्योरिटी के वो प्लानिंग टाइम मैनेजमेंट में बताएंगे कैसे करता था कि कैसे कैसे मैनेज करना है क्वेश्चंस को। इंक्लूसिव क्वेश्चन को अच्छा लिखता था मैं, लेकिन अब वो रैंडम से उसने कुछ पूछ लिया इकोनॉमी का कि उड़ान स्कीम पूछी थी शायद, इस पता नहीं पिछले 23 में 24 कभी तो पूछी थी, उड़ान स्कीम का बताओ या फिर 4 कोड्स ऑफ लेबर कोड्स बताओ। भाई अब डिटेल्स नहीं पता मुझे, मेरे को पता है मैं कुछ भी लिखूंगा नंबर नहीं मिलेंगे, इससे अच्छा मैं इंक्लूसिव ग्रोथ में लिखता हूँ, एमएसएमई के आंसर में लिखता हूँ अच्छे से। डिजिटल वाला क्वेश्चन आया था एक, डिजिटल रेवोल्यूशन वाला कि स्टेटस ऑफ डिजिटाइजेशन, उस पर लिखता हूँ, वो मेरे को आता है, उसके फैक्ट्स मुझे पता है, तो मैं वहां नंबर लिखूंगा, वहां लिखता हूँ, नंबर आएंगे। और आ भी गए थे, मतलब बुरे नंबर नहीं आए थे, अच्छे नंबर ही आए थे। And to answer the question by Dishant, you can just rely on our schedule that is being designed after tremendous consideration and brainstorming कि you just follow। अगर तुम देखोगे तो फिर हमने सिलेबस को भी ऐसे चंक्स में तोड़ा है एंड देन उससे एक सेंस ऑफ कंप्लीशन भी बनेगा एंड वी आर गोइंग पेपर वाइज। इवन दोज टॉपिक्स वेयर की मतलब थोड़ा सा ओवरलैप है कि जैसे ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट है, तो फिर हमने उसमें मैक्सिमम डिस्टेंस रखा है, सबसे पहले ज्योग्राफी करवा रहे हैं, सबसे एंड में एनवायरनमेंट करवा रहे हैं, पर वही जिसमें थोड़ा सा इंटरलिंकेजेस है सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस उनको साथ में करवा रहा है। तो जो शेड्यूल के हिसाब से ब्लॉक्स उठाओ, सेशंस देखो, सेशन में जो काम दिया है वो काम करो, जो टेम्पलेट्स डिस्कस कर रहे हैं उनको अप्लाई करो, इनकलकेट करो, इंटरनलाइज करो एंड जस्ट राइट टेस्ट, डिस्कस विद दैट एंड देन यू आर गुड टू गो। मतलब कि अगर तुमने सही से कर लिया तो आई गारंटी यू कि 420 से कम नंबर नहीं बनेगा तुम्हारा। नहीं बनेगा भाई वो। और ये एबीसी जो पूछ रहे हैं कि देखो आइडियली तो ये करना ही चाहिए कि जो लेक्चर है लेक्चर के साथ साथ नोट्स बना लिए और पढ़ लिया, जो 1-2 दिन का टाइम दिया है, और टेस्ट लिख दिया, ठीक है। बाकी अगर 2-3 दिन ऊपर नीचे होता है तो लिख दे, बाद में दे देना टेस्ट, वैलिडिटी तो है ही कोर्स की लंबी। इफ यू वांट कि बाद में लिखना है बाद में लिख देना, लेकिन वी विल एडवाइस कि साथ साथ लिखोगे तो जल्दी जल्दी आपको सीख पाओगे। नहीं तो क्या होगा कि मान लो अभी आपने नवंबर में लेक्चर देख लिया और फिर फरवरी में टेस्ट लिख के भेज रहे हो, तो फिर क्या होगा, हम बोलेंगे कि भाई ये तो हमने बताया था, फिर तुम्हें याद नहीं रहेगा कि ये बताया था, तो फिर उसमें उतना इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। अगर मतलब एकदम चाहते हो, हम तो चाहते हैं कि अभी सही हो जाए सब, जो मेंस की तैयारी करनी होती है वो भी होती है ना। अगर देखो ये निखिल भी मानेगा, मैं भी मानूंगा, जिसका भी मेंस निकलता है ना उसका मेंस पहले से तैयार होता है, वो 2 महीने में कोई भी 2 महीने में कोई भी वो नहीं कर सकता। जैसे उस टाइम पे मैंने तो कभी भी स्पेक्ट्रम को आज तक खोल के नहीं देखा, मैंने कभी नहीं खोला, लक्ष्मीकांत को कभी नहीं खोला। जब मेंस लिखने का टाइम आता है, प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाता है, ये टाइम ही नहीं होता, उस टाइम पे तो अपने नोट्स वोट्स ही देखे जाते हैं। तो ये जो भी लक्ष्मीकांत खोल के नोट्स बनाने वाला टाइम है, बेसिक आंसर राइटिंग, डिमांड समझना क्वेश्चन की, अब उस 2-3 महीने में तुम ये नहीं सीख सकते कि डिमांड फॉर लॉज वाला जो कंसेप्ट है वो नहीं सीख सकते तुम, वो टफ है सीखना। तो वो चीजें अभी कर लो, यही टाइम है, इसलिए हम दिसंबर तक जनवरी तक खींच रहे हैं इसको कि जनवरी तक कर लो जो ये काम करना है। इससे होगा क्या ना, इसका बाय प्रोडक्ट ये है कि अगर हम तुम्हें बोलेंगे कि भाई इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया या फिर इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, उसको नोट्स में मत लिखो, उसको याद करो, तो अगर तुम उसको याद करोगे ना तो तुम्हारे प्रीलिम्स का क्वेश्चन कहाँ, भाई प्रीलिम्स के तो अपने आप ही सोल्व हो जाएंगे। मतलब कहाँ क्या कौन सा क्वेश्चन आता है, वही तो क्वेश्चन आते हैं ना। इनडायरेक्टली प्रीलिम्स की आधी आधी क्या सारा काम प्रीलिम्स का वहीं खत्म हो जाता है, उसके बाद करंट अफेयर्स करना होता है प्रीलिम्स के लिए थोड़ा होता, और दूसरा थोड़ा होता तुक्केबाजी सीखनी होती है, वो बता देंगे हम कैसे करना होता है। बाकी जो फंडामेंटल है, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, जो भी आपकी इकोनॉमी का पढ़ना होता है ना, बेसिक्स, वो सब आपके इसी के साथ हो जाएंगे, क्योंकि एक्टिव रिकॉल करेंगे ना, एक्टिव रिकॉल डिफरेंशियल लर्निंग करेंगे तो सब हो जाएगा उसके साथ। और कोशिश करना कि अभी साथ साथ ही टेस्ट लिख दो, साथ साथ में फिर पीयर रिव्यू भी हो जाएगा कि हाँ भाई उसने लिखा तो तुमने भी लिखा, सब एक साथ लिख रहे हैं, तो जल्दी जल्दी टेस्ट हो जाएगा। Anyone else? Nandini, I hope you got the difference, है ना? If you are listening. Any questions? Else we'll wrap up. दिख क्यों नहीं रहा? Messages.
तो ठीक है, थैंक यू गाइस। 29 को हिस्ट्री का सेशन है, यू ऑल गेट रेडी, निखिल विल टेक द सेशन, if anyone else has the query we'll wrap up. चलो ठीक है, गुड लक गाइस, विल सी यू ऑन 29th को ही है ना हिस्ट्री का। चलो गुड लक। Discount for discounts, Nandini, contact us on our NFU official ID, we'll tell you the discounts. You are a old student na, so you will discount for the old student will also be applicable. This is the policy, I'll show you what is the discount policy. This is the policy for all student Diwali offer and mains appeared and combo. If you are for all student and mains appeared, then this is the policy. You can contact us on this ID. Okay, then I will tell you the discount policies. ठीक है, चलो, ओके गाइस, बाय।